रेल, वो महान एलीट सोल्जर जो डेविल्स रेन फॉरेस्ट से बिना एक खरोच के बाहर आया था, अब इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हो चुका है और सरकार उसे अभी से शादी करने के लिए मजबूर कर रही है। ऑफिसर चिल्लाता है, जल्दी चुनो, पैर घसीटना बंद करो। क्या कोई दिक्कत है? मुझे घूरने की हिम्मत भी मत करना। अच्छा, तो तुम पीछे हटना चाहते हो? ठीक है, ऑफिसर धमकी देते हुए कहता है। आज तुम्हें 2 चुननी होंगी, 2 औरतें चुनो, वरना मेरी ये ब्लेड बात करेगी। दाक्षिया एम्पायर में सालों की जंग ने ज्यादातर मर्दों को खत्म कर दिया है। सरकार अब बदनाम नोबल परिवारों की औरतों को कुंवारे मर्दों को सौंप रही है ताकि डबल हेड टैक्स वसूला जा सके और पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके। सोया गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज, अगर मुझे किसी ने नहीं चुना तो मुझे प्लेजर हाउसेस भेज दिया जाएगा, और अगर नौबत वहां तक आई तो मैं मरना पसंद करूंगी। शेल्टर रिवॉर्ड मिला और इन्वेंट्री स्पेस अनलॉक हो गया। ये गवर्नमेंट इशूड वाइफ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि रिवॉर्ड्स भी दे रही है। रेल सोचता है कि यही वो लड़की है, लेकिन उसे 2 चुननी है तो एक और ढूंढनी होगी। ऑफिसर जानबूझकर उसे निशाना बना रहा है। रेल ने उसका क्या बिगाड़ा है? या शायद रेल इस आदमी के लिए जरूरत से ज्यादा गुड लुकिंग है। ब्रिन, अपीयरेंस स्कोर 91%, अफेक्शन रेटिंग 20%, रिवॉर्ड्स में बेसिक हंटिंग स्किल और बेसिक बी स्टेगिंग स्किल मिली। 0 रिस्क, प्योर प्रॉफिट। वो दूसरी पत्नी है। ऑफिसर मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने सही चुनाव किया है। टैक्स के दिन में अब सिर्फ आधा महीना बचा है। हम हर सिर के हिसाब से गिनती करेंगे, तो कमी मत होने देना, वरना मैं बिना किसी रहम के कानून लागू करूंगा। अंदर जाओ। दिन के उजाले में ये दोनों अंदर आ जाती हैं। रेल सोचता है कि ये भी एक और मर्द है जिसके दिमाग में बस एक ही चीज है। दोनों औरतें वेस्टरूम ले लेती हैं। घर बिल्कुल खाली है। रेल शिकार के लिए बैक माउंटेन की तरफ निकल जाता है। ये धनुष काफी पुराना और बेकार है। उसके ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले इस्तेमाल की गई एके राइफल के मुकाबले तो कुछ भी नहीं, लेकिन काम चल जाएगा। क्या तुमने वो तीर देखा? सिर्फ एक लकड़ी के धनुष से टहनी को बिल्कुल साफ काट दिया। ऐसी एक्यूरेसी। रेल सोचता है कि अगर मैं आर्मी में होता तो कम से कम 1 सेंचुरियन जरूर होता। रेल कहता है, तुम दोनों आराम करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। वो इन्वेंट्री स्पेस स्किल वाकई कमाल की है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। जेड चिल्लाती है, रेल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज मुझे ऊपर खींचने के लिए कुछ ढूंढो। रेल कहता है, इसे पकड़ो, यहाँ बहुत ठंड है। तुम इस पहाड़ पर अकेले क्या कर रही हो? जेड कहती है, मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर और दवा के लिए पैसे नहीं हैं। घर का अनाज ग्रेन टैक्स के लिए बचाना है। मैं यहाँ अपनी किस्मत आजमाने और कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने आई थी, लेकिन किसे पता था अल्टीमेट हंटिंग स्किल के साथ हीलिंग आर्ट्स, कल्टीवेशन और स्मिथिंग, ये लड़की तो चलता फिरता जैकपॉट है। जेड पूछती है, रेल, क्या तुम शिकार पर जा रहे हो? क्या मैं साथ आ सकती हूँ? मैं ताकतवर हूँ, तुम्हारा सामान उठा सकती हूँ। बस मुझे 10% हिस्सा दे देना। मैं अपनी माँ के लिए असली खाना चाहती हूँ, शायद इससे वो जल्दी ठीक हो जाएं। रायल सोचता है कि क्या ये पागल है? अगर वो इसके जैसी किसी लायबिलिटी को साथ ले गया तो इन्वेंट्री स्पेस इस्तेमाल करना बहुत रिस्की हो जाएगा। रायल कहता है, इसे पहनो और घर जाओ। अगर मुझे कुछ मिला तो मैं भिजवा दूंगा। जेड कहती है, लेकिन तुम्हारे पास रेन केप नहीं है, तुम जम जाओगे। रेल जवाब देता है, मेरे पास पैडेड कोट है। केप बर्फ के लिए होती है और अभी बर्फ नहीं गिरने वाली। यहां खड़ी मत रहो, अभी घर जाओ। जेड कहती है, रेल, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने ये सब आधे दिन में हासिल कर लिया। रेल कहता है, बस किस्मत थी। नदी का एक हिस्सा मिल गया जो अभी जमा नहीं था। जानवर वहां पानी पीने आते हैं। आज रात ये चिकन बनाते हैं। सोआ कहती है, हमें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिक्र मत करो, मैं सीख लूंगी। मुझे कढ़ाई, बुनाई और खेती आती है। मैं तुम्हें पीछे नहीं रहने दूंगी। रेल सोचता है कि एक नोबल लेडी जिसने अपनी जिंदगी में कभी बर्तन नहीं छुआ। रेल कहता है, आज रात खाना मैं बनाऊंगा। और सिर्फ इसी बात से अफेक्शन रेटिंग बढ़ जाती है। किल्म फायरिंग स्किल के साथ वो अपनी ईंटें बना सकता है और एक असली घर खड़ा कर सकता है। अब इस मिट्टी के झोपड़े में रहने की जरूरत नहीं। अब घर के हालात की बात करते हैं। ग्रेन टैक्स 15 दिनों में देना है, 100 पाउंड प्रति व्यक्ति। उनके 3 लोगों के परिवार पर 300 पाउंड का कर्ज है, लेकिन घर में सिर्फ 50 पाउंड अनाज बचा है। रेल को अगले कुछ दिनों में जमकर शिकार करना होगा और शहर में मांस के बदले अनाज लेना होगा। 300 पाउंड भी काफी नहीं है। खबर है कि सरकार ने इस साल तराजू बदल दिए हैं। टैक्स के तराजू पर 1 पाउंड अनाज सिर्फ 8 आउंसेस ही दिखता है। उन्हें कम से कम 37.5 पाउंड अनाज चाहिए होगा।
वरना वो ऑफिसर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये भ्रष्ट अधिकारी कितने बेशर्म हैं। बाजार का भाव 30 सिक्के प्रति पाउंड अनाज है, मांस 100 सिक्के पाउंड बिकता है। नुकसान को जोड़कर उसे कम से कम 200 पाउंड मांस का शिकार करना होगा ताकि अनाज के लिए सौदा हो सके। आगे का रास्ता लंबा है। सोआ कहती है, आज रात मैं तैयार हूं। रियल कहता है, मेरे लिए इतना काफी है। मेरा नियम है कि जो खाना बनाता है वो बर्तन नहीं धोता। तो मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूंगा, सोचती है। उसे हम में कोई दिलचस्पी नहीं लगती। अगर वो हमें नहीं चाहता तो क्या हम चैन से रह पाएंगी? ब्रिन कहती है, वो एक अच्छा और काबिल इंसान है। हमारी किस्मत अच्छी थी। रेल जेड के घर पहुंचता है। जेड पूछती है, रेल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेल कहता है, मैंने कल मांस लाने का वादा किया था। मामा वंग कैसी हैं? रेल अंदर जाकर कहता है, मामा वंग मैं आपको देखने आया हूं। जेड बाद में आपके लिए शोरबा बना देगी। मैं शहर जाकर देखता हूं कि क्या कोई जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। तभी बाहर कोई आहट होती है। रैल चिल्लाता है, कौन है वहां? स्कैब, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? स्कैब कहता है, बड़ी बात क्या है, मैं बस थोड़ा सा मांस ले रहा हूं। रेल उसे पटक देता है। स्कैब चिल्लाता है, रेल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? रेल धमकी देता है, यकीन मानो मैं ये ब्लेड अंदर डालूंगा और खून से लाल बाहर निकालूंगा। तुम मुझसे चोरी करते हो और फिर ऐसे बर्ताव करते हो जैसे ये जगह तुम्हारी है। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? स्कैब गिड़गिड़ाता है, मैं जो मुझे चाहिए वो मेरा है, मर जाओ तुम। रैल उसे मारता है। स्कैब कराहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी पीठ। रायल कहता है, स्कैब हर वो अनाज जो तुमने मुझसे छीला है, हर वो सिक्का जो तुमने ब्याज के साथ चुराया है, कुल 1000 सिक्के होते हैं। कल मेरे घर लेकर आना। अगली बार मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जेड कहती है, बहुत शुक्रिया रायल, वो सालों से हमें परेशान कर रहा था, हमारा कोई रक्षक नहीं था। रायल सलाह देता है, तुम्हें अपने आंगन की दीवार पर कांटे लगा देने चाहिए, वरना वो कभी भी चढ़कर आ सकता है और ये सेफ नहीं है। जेड कहती है, समझ गई, मैं अभी इंतजाम करती हूं। बाजार में कैंडीड हॉथॉर्न बिक रहा है। रेल एक आदमी को रोकता है, सुनिए जनाब, आप जरूर इस हवेली के मालिक होंगे। आपके चलने का अंदाज किसी बड़े आदमी जैसा है। आदमी कहता है, मैं तो बस एक मामूली एस्टेट स्टीवर्ड हूं। और तुम कौन हो? रेल मक्खन लगाते हुए कहता है, अच्छा तो आप ही स्टीवर्ड हैं। आपके अंदाज से ही पता चल गया था। मुझे लगा आप यहाँ के लॉर्ड हैं। माफी चाहता हूँ, मुझे आपका नाम नहीं पता। आदमी कहता है, मेरा नाम जूथरॉन है। तुम काफी तेज हो बच्चे, तुम्हारी जुबान में जादू है। तुम क्या चाहते हो? रेल कहता है, मैं कुछ दिन पहले पहाड़ों में शिकार करने गया था। किस्मत अच्छी थी और एक रोडियर हाथ लग गया। क्या एस्टेट इसमें दिलचस्पी लेगा? थीरोन कहता है, रोडियर? मुझे देखने दो। हाँ, एस्टेट को इसकी जरूरत पड़ सकती है। तुम्हारी कीमत क्या है? रेल कहता है, रोडियर कोई मामूली मांस नहीं है। जब इसे पकाते हैं तो खुशबूदार शोरबा बनता है। बाजार में इसकी कीमत 150 सिक्के पाउंड है। यहाँ लगभग 40 पाउंड है। मैं तुम्हें कुल 5000 सिक्के दूंगा, कैसा रहेगा? थेरन कहता है, बहुत महंगा है, ज्यादा से ज्यादा 4000। रेल दांव खेलता है, और अगर आप वाकई खरीदने के लिए सीरियस हैं तो मैं इसे एस्टेट को 7000 में बेचूंगा। थेरन भड़कता है, तुम खेल खेल रहे हो बच्चे, 5000 की चीज 7000 में? तुम्हें लगता है थेरन बेवकूफ है? रेल समझाता है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको पर्सनली 5000 में बेच रहा हूं। एस्टेट 7000 चुकाएगा। आप 7000 निकालिए और मुझे दीजिए। रोडियर आपका हुआ और बाकी बचे 2000 आपकी हैंडलिंग फी है। क्या कहते हो? थेरन खुश होकर कहता है, पैसा पहाड़ों को भी हिला सकता है। ये सच कभी पुराना नहीं होता। ये लो 5000 सिक्के। रोडियर मेरा हुआ और बाकी 2000 पहले ही हिसाब में लिख लिए गए हैं। रेल उसे कुछ और देता है। थेरन, ये खरगोश मैंने कल पकड़े थे, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। आगे और भी बिजनेस करेंगे। थेरन कहता है, तुम खेल खेलना जानते हो बच्चे, तुम बहुत आगे जाओगे। रेल कहता है, शुक्रिया थेरन, मुझे कुछ पुराना अनाज भी खरीदना है, तो अब मैं चलता हूं अनाज की दुकान पर। रायल पूछता है, बॉस आप पुराने अनाज को नए के साथ क्यों मिला रहे हैं? नया अनाज कहाँ है? दुकानदार कहता है, सब पुराना स्टॉक है। बिजनेस और कैसे चलता है? लेना है तो लो, वरना चलते बनो। राहुल कहता है, पुराने अनाज के लिए नए अनाज के दाम लेना सही नहीं है ना? दुकानदार चिल्लाता है, बाहर निकलो यहां से। अगर औकात नहीं है तो जाओ। इस साल बहुत ठंड और सूखा था, फसल खराब हुई है। शुक्र मनाओ कि थोड़ा अनाज मिल भी रहा है। बड़बड़ाना बंद करो और दफा हो जाओ। तभी ऑफिसर ड्रैक्स आता है। अरे देखो तो कौन है?
दुनिया कितनी छोटी है ना? एक अनाज की दुकान पर क्या कर रहे हो? मत कहना कि घर का खाना खत्म हो गया है। ग्रेन टैक्स में अभी आधा महीना बचा है, रेल कहता है। उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए ऑफिसर, एक दाना भी कम नहीं होगा। ड्रैक्स कहता है, अभी भी वही तेज जुबान। लगता है पिछली बार थ्रेसिंग ग्राउंड में तुमने कुछ नहीं सीखा। कोई है? मुझे खबर मिली है कि ये आदमी एक टर्किश स्पाई होने के शक में है जो मिलिट्री इंटेलिजेंस चुराने आया है। इसे पूछताछ के लिए ले चलो। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। रेल पूछता है, आप मुझे टर्क स्पाई कह रहे हैं? आपके पास सबूत क्या है? ड्रैक्स हंसता है, सबूत? मेरी जुबान ही सबूत है। लोग बातें करते हैं कि ये वाकई सबूत मांग रहा है। ये किसान बहुत वक्त से खेती कर रहा है, इसका दिमाग सड़ गया है। ड्रैक्स से सबूत की बात कर रहा है? क्या इसे अपनी औकात नहीं पता? रेल शांत होकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जेल कहाँ है? क्या मैं शाम के खाने तक पहुंच जाऊंगा? ड्रैक्स चिढ़ जाता है, तुम क्या चाल चल रहे हो? रेल कहता है, अगर मैं सलाखों के पीछे रहूंगा तो मुझे ग्रेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जब तुम्हारे बड़े अफसर पूछेंगे तो मुझे यकीन है ड्रैक्स सारा बोझ उठा लेगा। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कोई जासूस नहीं हूं तो वो 375 पाउंड अनाज की कमी क्या तुम्हारी जेब से भरी जाएगी ड्रैक्स? ड्रैक्स घबरा कर कहता है, अपनी किस्मत अच्छी समझो, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, अब जाओ। रायल सोचता है कि एक खूंखार दुश्मन को हराया जा सकता है, लेकिन एक घटिया साजिशकर्ता कभी हार नहीं मानता। ड्रैक्स को सितंबर से पहले निपटाना होगा। रायल घर पहुंचता है। तुम दोनों के लिए ये 2 रजाइयां हैं, जब मुझे वक्त मिलेगा मैं घर ठीक कर दूंगा। मुझे पता है हालात मुश्किल हैं, मुझे दुख है कि तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। सोआ भावुक होकर पूछती है, रेल, क्या तुम हमसे खुश नहीं हो? रेल पूछता है, ये बात कहाँ से आई? सोआ कहती है, हम सब दुनिया की समझ रखते हैं, साफ साफ कहो। अगर तुम वाकई हमें नहीं चाहते या कोई और बात है तो हम चले जाएंगे। हमें बेहोश कर दो और अधिकारियों से कह देना कि हम भाग गए। ज्यादा से ज्यादा हम भगोड़े बन जाएंगे। रियल कहता है, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। 2 खूबसूरत औरतें मेरी पत्नियां हैं, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता, लेकिन अभी ग्रेन टैक्स सबसे पहले है। इसके अलावा सच्चे प्यार को हर पल साथ रहने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास आगे बहुत वक्त है। सोआ सोचती है, सच्चे प्यार को हर पल साथ रहने की जरूरत नहीं होती। क्या ये वाकई एक मामूली किसान गांव है? नाइट विजन अनलॉक हो गया और इन्वेंट्री स्पेस भी बढ़ सकता है। ये एक बड़ी जीत है। मीठी बातों का भी नतीजा मिलता है। तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। अल्टीमेट बीस्ट टेमिंग स्किल जादू की तरह काम करती है। उसे एक ट्रेजर मैप का कोना मिलता है। रायल सोचता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे कई टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जगहों पर छिपा दिया है। वो उसे याद कर लेता है और फिर टुकड़े को नष्ट कर देता है। तभी एल्डरसन आता है। वो रेल कहता है, मैंने सुना है तुम शिकार कर रहे हो। घर में मांस खाए बहुत वक्त हो गया, सोचा देखूं अगर तुम थोड़ा दे सको। रेल कहता है, कोई बात नहीं। जब एल्डरसन मांगे तो आपको सबसे अच्छा हिस्सा मिलेगा। एल्डरसन कहता है, लेकिन मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता, बाजार के भाव से मेरा 2 पाउंड तौल दो। रेल पूछता है, एल्डरसन, क्या आप ड्रैक्स नाम के किसी ऑफिसर को जानते हैं? उसने आज शहर में मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। एल्डरसन कहता है, ड्रैक्स? ये नाम सुना हुआ लगता है। वो हंगू काउंटी के मैजिस्ट्रेट वाल्डेस का भतीजा है। वाल्डेस ऊपर से तो ईमानदार बनता है, लेकिन अपनों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन दोनों से पंगा मत लेना। रेल सोचता है कि वाल्डेस और ड्रैक्स चाचा और भतीजा दोनों सरकार के अंदर हैं। सरकारी सपोर्ट वाला एक स्थानीय गुंडा। ये मामला उलझता जा रहा है। ब्रिन, अंदर आ जाओ। रेल कोई पराया नहीं है। मैं और ब्रिन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हम दोनों फर्स्ट प्रिंस के साथ थे, लेकिन सेकंड प्रिंस ने 10 साल तक इंतजार किया और बेरहमी से सत्ता छीन ली। हमारे पास यहां भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रेल सोचता है कि तो ये कहानी है। यहां तक कि राजा और जनरल भी कभी कभी हार जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने गलती की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने गलत पक्ष का साथ दिया। सेकंड प्रिंस वाकई बेरहम है। सोआ कहती है, आज रात ब्रिन को अपने साथ रहने दो। अब जब हम तुम्हारी हो चुकी हैं तो सब कुछ असली होना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं। हम तुम्हें अपराधियों को पनाह देने के खतरे में नहीं डालना चाहते। रेल पूछता है, क्या तुम तैयार हो? ये रास्ता आसान नहीं है। ब्रिन कहती है, जिस मर्द से शादी की है उसी का रास्ता अपनाना होगा, और हमारी जिंदगी अगर रायल ने हमें ना बचाया होता तो बहुत पहले खत्म हो गई होती। रायल कहता है, मैं समझता हूं, फिक्र मत करो, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रेल मांस बेचने शहर गया है। सोहा पूछती है, तो मुझे बताओ
कैसा था? चलो भी बताओ ना। ब्रिन हंसती है। तुम्हें पता है, ये मजाकिया है। मेरी टाइमिंग बहुत खराब थी, वरना मैं भी वहां होती। सुआ चिढ़कर कहती है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम ऐसी बातें जोर से नहीं कह सकती। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? ब्रिन कहती है, इसमें बड़ी बात क्या है? हमने एक ही मर्द से शादी की है। हम लड़कियों के बीच बंद दरवाजों के पीछे ऐसी बातें तो हो ही सकती हैं। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो कैसा था? सोआ मुस्कुराती है। हाँ, बस इंतजार करो और खुद पता लगा लेना। मुझसे दोबारा मत पूछना। उधर कुछ गुंडे रेल का पीछा कर रहे हैं। एक गुंडा कहता है, इस आदमी ने इतना बड़ा जंगली सूअर मार गिराया, हम शायद उसका मुकाबला ना कर पाएं। दूसरा कहता है, उसकी कदकाठी देखो बॉस, शायद हमें ये छोड़ देना चाहिए। क्या पता उसके पास कोई बैकअप हो। बॉस कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? उसकी बस किस्मत अच्छी थी और उसके पास सही औजार थे। अभी वो मांस बेचने बाजार जा रहा है। उसके पास कोई हथियार नहीं होगा। हम उसे रास्ते में चुपचाप दबोच लेंगे। गुंडे रास्ता रोकते हैं। रायल कहता है, तुम मुझे लूटना चाहते हो? एकदम सही वक्त है। चूंकि तुम खुद मुसीबत ढूंढ रहे हो, तो अब मुझ पर रहम की उम्मीद मत करना। बॉस चिल्लाता है, इसे रस्सी से बांधो, सब आगे बढ़ो, इसे पीटो, मांस हमारा है। रायल कहता है, ड्रैक्स, तुम्हें लगता है कि तुम श्वांग विलेज वापस नहीं जा पाओगे? ड्रैक्स कहता है, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हें खत्म करने के 100 तरीके हैं, बिल्कुल साफ और खामोश, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रियल कहता है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा पाला अब वाले मुझसे पड़ा है, क्योंकि पुराने वाले का जो तुम पर कर्ज होता, उसे चुकाने के लिए 10 जिंदगियां भी कम पड़ती। रियल थेरन के पास पहुंचता है। 100 पाउंड सुअर का मांस। मैं तुम्हें 15,000 सिक्के दूंगा, कैसा रहेगा? थेरॉन कहता है, तुम बहुत दरिया दिल हो यहाँ। मेरी तरफ से शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें 3,000 सिक्के वापस देता हूं। इसे अपनी हैंडलिंग फी समझो। रियल कहता है, बिजनेस करने का यही सही तरीका है। ये बैजर का मांस मुश्किल से मिलता है, इसके लिए मैं तुम्हें 6,000 सिक्के दूंगा। पूरे पैसे रखो। जब सबका फायदा होता है तो पैसा आता रहता है। थेरन कहता है, शुक्रिया थेरन। वैसे तुम पहले पुराने अनाज के बारे में पूछ रहे थे, क्या वो ग्रेन टैक्स के लिए है? रेल कहता है, हाँ, 3 लोगों का पेट भरना है, काफी अनाज चाहिए। थेरॉन सलाह देता है, पुराना अनाज आजकल मुश्किल से मिलता है। सरकार ने सप्लाई पर कड़ी पकड़ बना रखी है, लेकिन मुझे एक तरीका पता है। साइड ग्रेन शॉप पर जाओ और मेरा नाम ले लेना, थेरॉन काम हो जाएगा। रेल कहता है, समझ गया, शुक्रिया थेरॉन। बाजार में शोर मचता है। आगे बढ़ो, यहां देखो, सिर्फ 10,000 सिक्के, एक अपने घर ले जाओ। सब बॉन्डेड क्लास से हैं, कोई हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ग्रेन टैक्स नहीं देना होगा। मौका हाथ से ना जाने दें। सिर्फ 10 सिक्के। इस दौर में ये सब आम बात है। व्यापारी चिल्लाता है, अरे साहब, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? जरा इधर तो देखिए, शायद कोई पसंद आ जाए। सारा दिन बीत गया पर एक भी सेल नहीं हुई। मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दूंगा। रेल उसे देखकर सोचता है, क्या मैं इसे ऐसा इंसान लगता हूं जो 10,000 कॉइन्स निकाल कर दे देगा? वेस्पर की अफेक्शन रेटिंग 0 है। पहली ही मुलाकात में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यहां तक कि कोई शेल्टर रिवॉर्ड भी नहीं मिला। खैर, इसे एक नेक काम ही समझ लेते हैं। रेल पूछता है, इसका कितना लोगे जनाब? व्यापारी खुश होकर कहता है, क्या पसंद है आपकी? इसका नाम वेस्पर है। आज धंधा मंदा है, इसलिए मैं कीमत आधी कर दूंगा, सिर्फ 5,000 कॉइन्स, और ये आपकी हुई। रेल उससे पूछता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो फिर मेरे साथ चलो। जैसे ही रेल अपनी दरियादिली दिखाते हुए उसे अपने साथ ले जाता है, अचानक उसकी अफेक्शन रेटिंग और गिर जाती है। व्यापारी सौदा पक्का करते हुए कहता है, कैश पहले, माल बाद में। एक बार बिक गया तो बिक गया, कोई रिटर्न नहीं होगा। व्यापारी कहता है, बच्चे, तुझे तो हीरा मिल गया है, तेरी तो लॉटरी लग गई, अब जा यहां से। रायल कहता है, मैं यहां मालिक से मिलने आया हूं, मुझे थेरन ने भेजा है। मालिक पूछता है, कितना माल चाहिए? रायल जवाब देता है, 400। मालिक कहता है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कीमत तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा हो सकती है। 45 कॉइन्स अ पाउंड, यानी 400 के 18,000 कॉइन्स हुए, मतलब 18 टेल्स ऑफ सिल्वर। रेल हैरान होकर कहता है, लेकिन थेरन ने तो 40 कॉइन्स कहा था। मालिक समझाता है, 40 कॉइन्स 3 दिन पहले का भाव था। मेरी गलती है कि मैंने थेरन को लेटेस्ट अपडेट नहीं दिया, पर देखो, तुम थेरन की पहचान से आए हो तो मैं तुम्हें सच बताता हूं। 3 दिन पहले बिंगो आर्मी ने पूरे बिंगो में पुराना अनाज बल्क में खरीदना शुरू कर दिया है। अब पुराना अनाज मिलना मुश्किल है। कुछ लोग नए अनाज में मिलावट कर रहे हैं तो कुछ उसे पूरी तरह नया बताकर बेच रहे हैं, पर मेरी दुकान ईमानदारी की है।
45 कॉइन्स एकदम सही दाम है। रियल मान जाता है। ठीक है, सौदा पक्का, लेकिन आज मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। मैं अभी 200 लेता हूं और बाकी 200 के लिए डिपॉजिट छोड़ देता हूं। 3 दिन बाद आकर बाकी ले जाऊंगा। मालिक राजी हो जाता है। चलेगा। बस 10 टेल्स ऑफ सिल्वर छोड़ जाओ। रेल वेस्पर से कहता है, अब से तुम मेरी हो। सारा गंदा और भारी काम तुम्हें ही करना होगा। चलो मेरे साथ आओ। वेस्पर हैरान है। मैं? रेल कहता है, हाँ तुम। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं खरीदा कि तुम यहां किसी महारानी की तरह बैठी रहो। काम पर लग जाओ। अचानक उसकी अफेक्शन रेटिंग 15 पॉइंट्स और गिर जाती है। वेस्पर चिढ़कर कहती है, तुमने मुझे बांध रखा है। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? रायल उसे देखकर मुस्कुराता है और सोचता है, एक खूबसूरत औरत को संघर्ष करते देखना भी एक नजारा है। इसमें काफी आग है, दिलचस्प है। तभी कोई पूछता है, रायल ये कौन है? रायल जवाब देता है, रास्ते में एक सेल चल रही थी। मुझे शिकार पर जाना था और खाना बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए इसे खरीद लिया। तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, वेस्पर। रेल घर वालों से पूछता है, आज गांव में कुछ हुआ क्या? जवाब मिलता है, हाँ कुछ अजीब हुआ था। करीब 10 ऑफिसर्स गांव में आए थे और घर घर जाकर पूछ रहे थे कि क्या 11 साल पहले कोई आदमी 2 छोटी बच्चियों के साथ यहां आया था। रेल सोचता है, 11 साल पुरानी बात खोद रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इतने समय से वाल्डेज यहां का काउंटी मैजिस्ट्रेट है। क्या वो किसी को ढूंढ रहा है? उसे परेशान देखकर कोई कहता है, रेल तुम्हें क्या लगता है? रेल बात टाल देता है, कुछ नहीं, फिक्र मत करो। क्या तुम कैबिस के साथ ब्रेज रिब्स बना सकती हो? जाओ शुरू करो। वेस्पर पूछती हैं, किचन कहाँ है? रेल बताता है, दरवाजे के बाहर दाहिनी तरफ। रेल के मन में सवाल उठ रहे थे, एक आदमी और 2 छोटी बच्चियां, क्या वे हमें ढूंढ रहे हैं? क्या उन्होंने हमें ढूंढ लिया है? क्या वो आदमी हमारे पिता थे? नहीं, ये नामुमकिन है। तभी भागते हुए कोई आता है। रेल रेल बहुत अनर्थ हो गया है। रेल उसे शांत करता है। सांस लो, शुरू से बताओ क्या हुआ। वो बताता है, एल्डरसन पर पड़ोस के जाउजा विलेज के लोगों ने हमला कर दिया है। वे सब भड़के हुए हैं और तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तुम्हें छिपना होगा। रेल पूछता है, जाउजा वाले मेरे पीछे क्यों आएंगे? वो जवाब देता है, क्या तुम उनके इलाके में शिकार करने गए थे और कोई बोर मार गिरा है? शाओया के शिकारी कह रहे हैं कि वे उस बोर का कई दिनों से पीछा कर रहे थे और तुमने उसे बीच में ही मार दिया। रायल बेपरवाही से कहता है, तो क्या हुआ? ये पहाड़ कब से जाउजा विलेज का हो गया? पहाड़ सरकार का है, कोई भी वहां शिकार कर सकता है। वो डरते हुए कहता है, वे रास्ते में ही हैं और सबके सब खूंखार शिकारी हैं। रायल, तुम्हें सच में छिप जाना चाहिए। वे बहुत ज्यादा हैं। रेल कहता है, छिपूं? वे तो मेरे दरवाजे पर आ चुके हैं, अब मैं कहाँ जाऊं? हर चुनौती का अपना एक जवाब होता है। बाहर से आवाज आती है, रेल तुम बिना इजाजत जिया विलेज के शिकारगाह में घुसे, आज तुम्हें जवाब देना होगा। बाहर आओ, वेस्पर तीर तान कर कहती है। वहीं रुक जाओ। एक कदम और आगे बढ़ाया तो ये तीर नहीं देखेगा कि सामने कौन है। शिकारी दंग रह जाते हैं। इस औरत की हिम्मत तो देखो। रायल, एक औरत के पीछे छिप रहे हो, कैसे मर्द हो तुम? रायल गरजता है, पहाड़ सरकार के हैं। ये शाओमा का इलाका कब से बन गया? और मेरा शिकार किए हुए बोर पर तुम्हारा क्या हक है? किस आधार पर मांग रहे हो? शिकारी चिल्लाता है, हमने 7 दिन और 7 रात उस बोर का पीछा किया और तुमने आज उसे चुरा लिया। या तो हरजाना भरो या बोर का मांस हमारे हवाले करो, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। भाइयों आगे बढ़ो। वेस्पर फिर चेतावनी देती है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। एक भी हरकत हुई तो मैं तीर छोड़ दूंगी। शिकारी बौखला जाता है। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? और रेल, क्या तुम अपनी बीवी को काबू नहीं कर सकते? ये तो बहुत बेरहम है। रेल मुस्कुराकर कहता है, मैं उसे क्यों रोकूं? बिल्कुल सही खबर मिली है कि तुमने एल्डरसन पर हमला किया है। एल्डरसन हमारे गांव की शान है। अगर तुमने उन पर हाथ उठाया है तो तुमने पूरे श्वांग विलेज के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। जाओ और एल्डरसन को यहां लेकर आओ, फैसला वही करेंगे। शिकारी घबराकर कहता है, ठीक है ठीक है। तुम आखिर चाहते क्या हो? हम सब पहाड़ी रोग हैं, बस गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? रायल कहता है, तुमने हमारे गांव के मुखिया को मारा है, तो अब तुम एल्डरसन से कायदे से माफी मांगोगे। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो आज का मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। शिकारी पूछता है, एल्डरसन कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आए? तभी खबर आती है, रेल मुझे माफ करना। एल्डरसन कह रहे हैं कि शाओमा वालों की मार खाने के बाद उन्हें चक्कर आ रहे हैं। उनके पैरों में दर्द है और शरीर हिल नहीं रहा।
वो यहाँ नहीं आ सकते। उनका कहना है कि शायद उन्हें लकवा मार गया है। बकवास। हमने तो एल्डरसन को सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। एक थप्पड़ से पैरों में दर्द और लकवा कैसे हो सकता है? दूसरा कहता है, उनकी उम्र भी तो देखो, कमजोर शरीर है। एक झटका लगा और हालत बिगड़ गई। कुछ कह नहीं सकते। रायल मौका देखकर कहता है, उस सूरत में आप सबका यहाँ स्वागत है। जब तक एल्डरसन ठीक नहीं हो जाते आप यहीं इंतजार कीजिए। एक बार उनसे माफी मांग ली, फिर आप जा सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है। शिकारी हार मान लेता है। ठीक है, हम अपनी हार मानते हैं। बताओ इसे कैसे सुलझाना है? हम भरपाई करेंगे। रियल हिसाब लगाता है। कायदे से तुम पिछले 3 सालों से हमारे पिछले पहाड़ पर शिकार कर रहे हो। मैं तुम पर ज्यादा दबाव नहीं डालूंगा। हर साल का 600 पाउंड मांस, यानी कुल 1800 पाउंड। क्या ख्याल है? शिकारी भड़क जाता है। ये मुमकिन नहीं है। रैल, ये मत सोचना कि हम तुमसे डरते हैं। हम ईमानदारी से सौदा करने आए हैं, पर हमारी शराफत का फायदा मत उठाओ। 1800 पाउंड? तुम हमारी जान मांग रहे हो क्या? रैल कहता है, बिल्कुल। वो खुद को समझता क्या है? तो या तो मांस लाओ या यहीं खड़े रहो। मुझे कहीं नहीं जाना। अंदर खाना पीना भी है और गर्म बिस्तर भी। मेरे लिए एक कटोरा पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। शिकारी आपस में फुसफुसाते हैं। ये औरत कहाँ से आई? ऐसी तीरंदाजी, ये तो कुदरती नहीं लगती। दूसरा कहता है, पता नहीं, पर इससे पंगा लेना ठीक नहीं है बॉस। शायद हमें अंदर से आवाज आती है। क्या बाहर सब ठीक है? वहां बहुत लोग हैं। रेल कहता है, जब रेल बाहर है तो गलत क्या हो सकता है? बोर के पैर में अभी भी मेरा तीर गड़ा है। वो अब रोने की हालत में भी नहीं होगा। कोई पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वे बदला लेंगे? रेल जवाब देता है, जब इतने लोग हमारे साथ हैं तो डर कैसा? शिकारियों की मौत तो अक्सर पहाड़ों में ही होती है। अगर वे वापस आए तो जिंदा नहीं बचेंगे। यही नियम है। शिकारी आखिरी दांव खेलता है। 1000 पाउंड, उससे 1 औंस भी ज्यादा नहीं। अगर तुम नहीं माने तो हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। हम डूबेंगे तो तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। रेल मान जाता है। ठीक है, 1000 पाउंड, लेकिन एक शर्त है। अब से श्यावा विलेज का कोई भी शिकारी अगर पिछले पहाड़ में घुसेगा तो उसे पहले श्वांगू विलेज से मंजूरी लेनी होगी, और हर बार शिकार का 20% हिस्सा हमारा होगा। ये नए नियम है। शिकारी चिल्लाता है, तुम तो हमारा खून चूस रहे हो। रेल हिसाब देता है, हिसाब लगा लो, बस 150 टेल्स ऑफ सिल्वर दे दो और आज का काम खत्म। कैसा लगा? शिकारी दंग है। 150 टेल्स? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? रेल कहता है, हम एक डेट नोट लिख सकते हैं कि आज से श्यावा विलेज पर श्वांगशू विलेज का 150 टेल्स ऑफ सिल्वर उधार है, जिस पर चुकाने तक 0.3% मंथली इंटरेस्ट लगेगा। शिकारी कहता है, रेल, तुम्हारा प्लान कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। इससे अच्छा तो हमें मार ही दो। मैं उस नोट पर कभी साइन नहीं करूंगा। रेल मुस्कुराता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उस मर्द की इज्जत करता हूं जो मौत से नहीं डरता। येन, ये लोग हथियारों के साथ मेरे घर में लूटपाट के इरादे से घुसे थे। डैक्शिया एम्पायर के कानून के मुताबिक इसकी क्या सजा है? येन जवाब देता है, हथियारों के साथ हमला और लूट की नीयत, ये एक संगीन जुर्म है। कानून कहता है कि कोड़ों से मार मारकर मौत की सजा दी जाए। शिकारी घबराकर कहता है, मैं समझ गया, हमसे गलती हुई। हम बहुत घमंडी हो गए थे। हम रेल के नुकसान की भरपाई करेंगे। मैं 10 टेल्स ऑफ सिल्वर देने को तैयार हूं। हमसे बड़ी भूल हो गई। रेयल सोचता है, जॉर्जा विलेज की हालत तो काफी अच्छी लग रही है। बूर खुद अपने पास 10 टेल्स ऑफ सिल्वर लेकर घूम रहा है। ये शिकारी मामूली लोग नहीं हैं। रेयल कहता है, ठीक है, 10 टेल्स ही सही, तुम जा सकते हो। समझो हमारे बीच का मामला सुलझ गया। रुको लेनी, ये एल्डरसन को दे देना। उनसे कहना कि ये बूरे की तरफ से हर जाना है और वो आराम करें। तुम आज दिन भर बहुत दौड़ी हो, इसमें से कुछ पैसे तुम रख लो। तुम्हारे परिवार के लिए मुश्किल समय है। घर में बूढ़ी माँ भी है। इसे बाजार ले जाना और कुछ अनाज खरीद लेना। कम से कम ये साल तो कट जाएगा। लेनी हिचकिचाती है। मैं ये नहीं ले सकती। मैंने तो बस संदेश पहुंचाया था, ये तो कोई भी कर देता। मैं इतने पैसे नहीं ले सकती। रायल समझाता है, गांव में कोई और मुझे खबर देने को तैयार नहीं था। तुमने एक एक सिक्का अपनी मेहनत से कमाया है। तुम भी जानती हो और मैं भी कि शाओ विलेज बहुत ताकतवर है। गांव वालों का डरना लाजमी है, पर सिर्फ डर ही उन्हें दूर नहीं रख रहा। यकीन मानो, मुसीबत तो अभी बस शुरू हुई है। लेनी पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि शाओ वाले वापस आएंगे? अच्छा, ये एक टेल वापस रख लो। रियल वेस्पर से कहता है, वेस्पर, किचन में जाओ और उस सुअर का सिर काटकर इसे दे दो। इसे घर ले जाकर उबाल लेना।
इसके दिमाग के लिए अच्छा होगा। एल्डरसन को खबर मिलती है। मुखिया जी, आपको पता नहीं आज क्या हुआ? आपको नहीं लगता कि रेयल ने बहुत आसानी से हार मान ली? बूरे ने 10 टेल्स ऑफर किए और रेयल ने ले लिए। अगर वो चाहता तो 20 भी ले सकता था। एल्डरसन डांटते हैं, बकवास मत करो, तुम्हें समझ नहीं आता, वो पैसा तुम बहुत ज्यादा नहीं ले सकते। 10 टेल्स भी लोगों को जलाने के लिए काफी हैं। अगर वो 150 टेल्स लेकर निकलता तो रेल का इस गांव में टिकना मुश्किल हो जाता। लोग इंसान से नहीं, उसकी दौलत से जलते हैं। वो पूछता है, तो क्या राइल का नुकसान नहीं हुआ? एल्डरसन हंसते हैं, तुम्हें सच में वो सुअर का दिमाग खा लेना चाहिए। उस बच्चे ने बहुत होशियारी दिखाई। उसने पैसे भी लिए, अपनी इज्जत भी बचाई और अपनी दरिया दिली की साख भी जमा ली ताकि गांव वाले उससे जल ना सकें। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, वाकई बहुत उज्जवल है। तभी आंटी लू आती हैं। रेल, घर पर हो? चाची तुम्हें देखने आई है। रायल कहता है, अरे चाची, काफी देर हो गई है, आप यहाँ कैसे? वो कहती है, देखो तो तुमने कितना बड़ा बोर मारा है। श्वाम विलेज में सालों से ऐसा शिकारी नहीं देखा गया। मैं तो हमेशा कहती थी रायल जब बड़ा होगा तो कुछ बड़ा करेगा। देखा, चाची सही थी ना? रेल तंज कसता है। चाची, क्या आपको यकीन है? जहां तक मुझे याद है, आपने कहा था कि मैं पढ़ाई में फिसड्डी हूं, लड़ने में बेकार हूं और कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा। शायद सारी जिंदगी एक मामूली किसान बनकर ही रह जाऊंगा। चाची बात पलटती है, नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकती रेल। मुझे तो हमेशा से तुम पर भरोसा था। वो बातें तो दूसरे लोग कर रहे थे, मैं नहीं। वैसे चाची, लू के पास साल भर के राशन के लिए अनाज नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि क्या हम तुमसे थोड़ा मान सुधार ले सकते हैं, अगली फसल पर लौटा देंगे। रेल साफ मना कर देता है। चाची लू, मुझे डर है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। आप मेरे घर के हालात जानती हैं, 3 पेट भरने हैं। हमारे पास किसी और को देने के लिए फालतू मांस नहीं है। बेहतर होगा आप कोई और रास्ता ढूंढ लें। चाची लू चिढ़कर कहती है, तुम्हारे घर की ये 2 औरतें तो किसी काम की नहीं है। इन्हें रखने का क्या फायदा? मेरी मानो तो अनाज की बर्बादी है। इन दोनों को तलाक दे दो। मेरी बेटी शुआ याद है? वो है असली किसान की बहू, बहुत मेहनती है और मैं दहेज भी ज्यादा नहीं मांगूंगी। तभी वेस्पर तीर चलाती है और चाची फिसल जाती हैं। रेल कहता है, ओह बुरा हुआ चाची लू तो फिसल गई। वेस्पर गुस्से में कहती है, मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूं, मुझे तीर चलाना आता है। हालांकि मेरा निशाना थोड़ा कच्चा है। तो अगर आप यहां खड़े होकर बकवास करती रहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मेरा अगला तीर कहां लगेगा। रेल सोचता है, ये लड़की तो जल रही है, दिलचस्प है। चाची चिल्लाती है, कैसी बदतमीज औरत है, बिल्कुल जंगली बिल्ली। रेल, क्या तुम इसे काबू नहीं करोगे? हम एक ही खानदान के हैं और तुम्हारी औरत अपने बड़ों से ऐसा बर्ताव कर रही है। ये तो घोर अपमान है। ये तो तलाक के 7 आधारों में से एक है। तुम इसे अभी के अभी निकाल सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं इसकी शिकायत अधिकारियों से करूंगी। राइल ठंडे दिमाग से कहता है, चाची लू, मुझे वाकई दुख है। हमारे पास खुद के खाने के लिए अनाज नहीं है। मैं तो वैसे ही अपनी नींद खो चुका हूं। जहां तक मेरी बीवी की बात है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे तेज तर्रार औरतें ही पसंद है। चाची लू, अब आप जा सकती हैं। इधर स्कैब आता है। रेल, तुम यहां हो रे, अब से मुझे अपने साथ रखो। आज से तुम जो कहोगे वही होगा, जिसे कहोगे उसे मारूंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। रायल पूछता है, स्कैब, तुम मेरे पीछे आना चाहते हो? डर नहीं लगता कि मैं फिर से तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा? स्कैब कहता है, पहले मैं अंधा था, पहचान नहीं पाया कि पाला किससे पड़ा है। एक असली ड्रैगन की तौहीन कर दी। बस एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूं कि आग हो या सैलाब, मैं तुम्हारा सबसे वफादार चेला बनकर रहूंगा। जो कहोगे वो करूंगा। रेल कहता है, आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम अनाज का इंतजाम कर सकते हो? जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा। स्कैब बताता है, अनाज होंगो काउंटी के अंदर एक ब्लैक मार्केट है। वहां दाम खुले बाजार से कम होते हैं और कोई नहीं पूछता कि माल कहां से आया। ये बाजार नया है, पर अफवाह है कि खुद काउंटी मैजिस्ट्रेट का हाथ इसके पीछे है। सरकार दिखावे के लिए मुंह फेर लेती है, पर अंदर ही अंदर इसे सुरक्षा देती है। घर जाओ और तैयारी करो। 2 दिनों में मेरे साथ काउंटी टाउन चलना। मुझे अनाज खरीदना है और साथ ही उस ब्लैक मार्केट की जासूसी भी करनी है। उसका साथी जवाब देता है, जी हुजूर। रेल मन ही मन सोचता है, रेल, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते का हर पत्थर हटा दूंगा। तभी वो एक बदमाश को डांटते हुए कहता है, तुझे तो मैं पीट पीट कर मार डालूंगा, बेगैरत चूहे कहीं के। गांव में रोज हंगामा करना क्या कम था, जो अब रेल के दरवाजे पर भी आ गया? कोई शर्म है या नहीं?
निकल यहां से। वो आदमी गिड़गिड़ाता है, मारना बंद करो, रुक जाओ चाचा, कसम से मैं यहां कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूं। मैं अब से रेल के साथ काम करूंगा। उसने हाँ कह दी है, अब मैं उसका आदमी हूं। रेल बीच में आकर कहता है, हाँ ये सही कह रहा है, इसने कोई गड़बड़ नहीं की, मैंने ही इसकी मदद ली है। गांव का बड़ा रेल से कहता है, रेल, तुम्हें पहाड़ों में शिकार करते देख दंग रह गया। अगर तुम में ऐसा हुनर था तो पहले क्यों नहीं बताया? सब तुम्हारी फिक्र में दुबले हो रहे थे। रेल जवाब देता है, सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये कर पाऊंगा। बस किस्मत आजमाने ऊपर चला गया और काम बन गया। बड़ा सुझाव देता है। तो मैंने सोचा है रेल, जब तुम्हारे पास ये स्किल है तो गांव में एक हंटिंग टीम क्यों नहीं बना लेते? ऑफ सीजन के दौरान गांव वालों को भी पहाड़ पर ले जाया करो। इससे लोगों की कमाई का जरिया बन जाएगा। और वैसे भी तुमने शावा विलेज के लोगों से दुश्मनी मोल ली है। अकेले ऊपर जाना सेफ नहीं है। अगर गांव वाले साथ होंगे तो मुसीबत के वक्त हम कम नहीं पड़ेंगे। आखिर एकता में ही शक्ति है। रेल सोचता है, बड़े साहब, मैं जानता हूं कि आप गांव का भला चाहते हैं, लेकिन आप ये सब अकेले मुझ पर नहीं थोप सकते। शिकार करना खतरनाक है, कोई खेल नहीं, लेकिन मैं इस गांव को एक मौका जरूर देना चाहता हूं। श्वांगू विलेज के लोग बहुत तकलीफ में हैं। ये बूढ़ा आदमी जानता है कि मुझे कैसे मनाना है। ठीक है, अगर मैं थोड़ी मदद कर सका तो जरूर करूंगा। रेल कहता है, ठीक है, एक कोशिश करते हैं, लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं, अगर कोई मेरा साथ नहीं दे पाया तो मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। बड़ा खुश होकर कहता है, बहुत अच्छे रेल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने गांव पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हें जो भी चाहिए बस एक बार कह देना। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं मना नहीं करूंगा। रेल अपनी शर्त रखता है, मैं अपना घर बड़ा करने की सोच रहा हूं। क्या आप पता कर सकते हैं कि इस जमीन के लैंड डीड को हासिल करने में कितना खर्च आएगा? अभी नहीं, जब मैं काफी पैसे जमा कर लूं तब। बड़ा कहता है, ये तो आसान है। मैं विलेज रजिस्ट्रार और लैंड ब्रोकर से बात करूंगा, लेकिन वो जमीन सस्ती नहीं मिलेगी। क्या तुम्हारे पास सच में इतने पैसे हैं? बेफिक्री से कहता है, मैं देख लूंगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। रेल कहता है, हो गया, अब ये मुझ पर छोड़ दीजिए। जेड, क्या तुम जरा बाहर जाओगी? मुझे मामा वैंग से अकेले में कुछ बात करनी है। जरूर, मैं दरवाजे पर पहरा देती हूँ। रेल, मुझे माफ कर देना, मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सर्दी काट पाऊंगी। मैं तुम दोनों पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई हूँ। रेल कहता है, मामा वैंग, ऐसा मत कहिए, मुझे एक सवाल पूछना है, समझ नहीं आ रहा कि पूछूं या नहीं। रेल उन्हें गौर से देखता है और सोचता है, ये दिखने में तो आमतौर पर खूबसूरत नहीं लगती। चेहरे पर दाग धब्बे हैं, लेकिन बैठने का तरीका, चाल ढाल और आवाज सब एक औरत से मेल खाते हैं। फिर भी कुछ चीजें अजीब लग रही हैं। ममा वांग कहती हैं, रेल, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जो भी पूछना है बेझिझक पूछो। हम दो औरतें अकेली हैं, हमें औपचारिकता की जरूरत नहीं। रेल सीधा मुद्दे पर आता है, मैंने सुना है कि सरकारी अफसर गांव में किसी की तलाश में आए थे। एक आदमी जो दो औरतों के साथ सफर कर रहा है, और ये बात 10 साल पुरानी है अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो लोग तुम्हें और जेठ को ही ढूंढ रहे हैं। मामा वांग चौंक कर कहती है, ये कैसे मुमकिन है? कोई भी बात मेल नहीं खाती। रेल कहता है, हाँ, बहुत सी बातें अलग हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने सारे रिश्ते तोड़ दिए और अपनी पहचान और रूप बदल लिया। जेठ की एक जुड़वा बहन होनी चाहिए, है ना? और तुम कोई औरत नहीं हो, तुम एक मर्द हो, या यूं कहें कि एक यूनिक हो। और पकड़े जाने के डर से तुमने औरत का भेष बनाया और 11 सालों तक इन गहरे पहाड़ों में छिपे रहे। मामा वांग घबरा जाती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम कौन हो? आखिर तुम असल में हो कौन? रेल मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है मेरा अंदाजा सही था। तुम सच में एक यूनिक हो? तुम क्या चाहते हो? क्या तुम हमारी शिकायत कर दोगे? रेल समझाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ बातें मुझे तब तक परेशान करती हैं जब तक मैं उनकी तह तक न पहुंच जाऊं। मामा वांग पूछती है, क्या उसे पता है? रेल कहता है, उसे कुछ नहीं पता, प्लीज उसे मत बताना। मामा वांग गिड़गिड़ाती है, रेल, मुझे माफ कर दो, हम तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहते थे। अगर जिंदगी इतनी दूभर ना होती तो कौन अपना सब कुछ छोड़कर इस तरह रहने का फैसला करता? हम सब बस अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, बस हमें जीने दो। रेल कहता है, बस जीते रहो, मौत ढूंढने की जरूरत नहीं है। मामा वांग पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं मरना चाहती हूं? रेल कहता है, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम कमजोर थी, हाँ, लेकिन वो बस एक मामूली जुकाम था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और अब तुम्हारे होंठ नीले पड़ रहे हैं, तुम्हारी उंगलियों के पोर काले हो गए हैं। ये किसी स्लो एक्टिंग पॉइजन जैसा लग रहा है।
बेल के आने से शायद तुम्हारा डर बढ़ गया, फिर कल काउंटी ऑफिसर्स आ गए, लेकिन अभी कोई भी कदम उठाना गलती होगी। तुम लोग यहीं रुककर ज्यादा सुरक्षित हो। बस नजरें नीची रखो और जिंदा रहो। अगर वाकई कुछ गलत होता है तब कोई कदम उठाना। अभी वक्त है, मौत के बाद कुछ नहीं बचता। जिंदा रहोगे तो शायद हालात बदल सको। इधर रेल इतिहास खंगालता है। क्या 11 साल पहले बिंगजो में कुछ अजीब हुआ था, खासकर किसी सरकारी अफसर के परिवार के साथ? 11 साल पहले वो दाक्षिया एम्पायर का 333वां साल था। उस साल बिंगजो के राजकुमार ने उत्तर की ओर कूच किया और हुई हाई को कुचल दिया। एम्परर ने उसे भारी इनाम दिया और हुई ही के बड़े इलाके उसे सौंप दिए। उसके बाद बिंगजो के अंदर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए और चैन नाम के एक अफसर को मार दिया गया। चैन अफसर, मुझे वो याद है। उन पर आरोप भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि गद्दारी का था, दुश्मनों के साथ मिली भगत का। उनके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक भी इंसान को नहीं बख्शा गया। कहते हैं कि अंडों की जर्दी तक फोड़ दी गई थी, इस डर से कि कहीं अंदर कुछ छिपा ना हो। बहुत ही बेरहम मंजर था। उसके अलावा उस साल और कुछ खास नहीं हुआ। रेल वेस्पर के पास जाता है और कहता है, अंदर आ जाओ, मैं बस तुम्हारे बारे में थोड़ा जानने को उत्सुक हूं। इतना चौकन्ना होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई चैन खानदान से हो तो भी अब बहुत साल बीत चुके हैं। मैं किसी को तुम्हारे पीछे नहीं भेजूंगा। मेरे साथ बाहर आओ। वेस्पर पूछती है, क्या बात है, इतनी गोपनीयता क्यों? इन पिछले 2 दिनों के बाद मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। आपने मुझ पर जो भी खर्च किया है मैं उसका एक एक सिक्का लौटा दूंगी। मैं आपको उससे भी ज्यादा पैसे दूंगी। रेल पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों खरीदा? क्या ये सिर्फ काम के लिए था? क्योंकि तुम मेरी एक जान पहचान वाली जैसी दिखती हो। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम जेड था। वेस्पर तड़प कर पूछती है, वो कहाँ है? क्या वो अभी भी जिंदा है? रेल कहता है, और अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या तुम अभी उसे ढूंढने जाने की हिम्मत करोगी? तुम क्या जानती हो? रेल कहता है, मैं उतना ही जानता हूं जितना मुझे जानना चाहिए। है ना, मेरा चौंक जाती है। आप जानते हैं मैं कौन हूं? क्या आप मुझे पकड़वा देंगे? रेल कहता है, मैंने कहा ना, मैं उतना ही जानता हूं जितना जरूरी है। जो मुझे नहीं जानना चाहिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए तुम यहां मेरे साथ चैन से रह सकती हो। तुम सिर्फ वेस्पर हो, बस एक लड़की जो खाना बनाने में मेरी मदद करती है। वो पूछती है, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? रेल कहता है, कोई खास वजह नहीं है। अगर तुम जाना चाहती हो तो अपना सामान बांध लो, सीयू से मिलो और सफर के लिए कुछ पैसे ले लो, फिर रात के अंधेरे में यहां से निकल जाओ। तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र नहीं है, कोई ट्रैवल परमिट नहीं है। अगर सिपाहियों ने तुम्हें दिन के उजाले में देख लिया तो वो तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। ओह, और एक और बात, उन पहाड़ों में भेड़िए हैं, बाघ, भालू और जंगली सुअर भी। अगर रात में सफर करो तो संभल कर चलना, कहीं किसी जंगली जानवर का आधी रात का खाना ना बन जाओ। असैसिनेशन स्किल अनलॉक हो गई है। रेल सोचता है, अब इसे इस्तेमाल करना तो मुझे आता है, लेकिन सिस्टम की बेसिक असैसिनेशन स्किल शायद थोड़ी अलग है। स्किल वो फैसला करता है। ड्रैक्स को अनाज टैक्स वसूली से पहले जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। अब जब मेरे पास ये स्किल है तो चलो ये पक्का करते हैं कि उसकी मौत एक हादसा लगे। उधर मौसम खराब हो जाता है। ओह, कितना घटिया मौसम है। ड्रैक्स कहाँ है? एक भी आवाज की तो समझो तुम गए। ड्रैक्स कहाँ है? नौकर डरते हुए कहता है, ड्रैक्स सिल्का के कमरे में गया है। सिल्का का कमरा दूसरी मंजिल के पूर्वी कोने में है। रहम करो प्लीज। रेल कहता है, यही सही मौका है। अगली सुबह शोर मचता है। मेरे आका, कल रात ड्रैक्स के साथ कौन था? जवाब मिलता है, वो सिल्का थी हुजूर, लेकिन वो बहुत डरी हुई है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। वो पूरी तरह अपना आपा खो चुकी है। अफसर कहता है, जाओ सिल्का को शांत करो। सिल्का, डरो मत। जरा सोचो, कल रात क्या हुआ था? मेरा वादा है तुम्हें इंसाफ मिलेगा। सिल्का रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। अचानक किसी ने मेरे सिर पर कंबल डाल दिया। वो एक मर्द था। फिर मुझे अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो ड्रैक्स मर चुका था। अफसर पूछता है, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम उस आदमी का कद या काठी भी नहीं देख पाई? सिल्का कहती है, आका, खुदा की कसम मेरा हर शब्द सच है। प्लीज रहम कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। अफसर आदेश देता है, गार्ड्स, इसे ले जाओ, काल कोठरी में डाल दो।
प्लीज रहम कीजिए आका, रहम कीजिए। अफसर पूछता है, कत्ल का हथियार क्या था? क्या तुमने इसकी पुष्टि की है? सिपाही कहता है, हुजूर ऐसा लगता है कि हथियार एक आइस स्पाइक था, लेकिन जब तक हम पहुंचे वो पिघल चुका था और कोई निशान नहीं बचा। अफसर सोचता है, कातिल को कैसे पता चला कि ड्रैक्स इसी खास कमरे में था? या कातिल अंदर का ही कोई इंसान है? मुश्किल लगता है। कल रात एक नौकर लड़का पिछले आंगन में पहरा दे रहा था। किसी ने उसे घेर लिया और तब तक धमकाया जब तक उसने ड्रैक्स का ठिकाना नहीं बता दिया। वो लड़का भी अभी बेहोश है। अफसर कहता है, तो मतलब कोई मददगार भी था? उन दोनों को पकड़ लो, काल कोठरी में डालो और उनसे सख्ती से पूछताछ करो। मैं भी देखना चाहता हूं कि पहले क्या टूटता है, उनका मुंह या उस काल कोठरी के औजार। रेल मन ही मन सोचता है, ड्रैक्स को मारने के लिए बस एक आइस स्पाइक का इस्तेमाल किया। अगर मैं फिर से वही तरीका अपनाता हूं तो ये पुलिस को अपना गुनाह कबूल करने जैसा होगा। वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इधर रेल का सामना डाकुओं से होता है। ये टोली तो काफी सख्त है। साथ जुड़े रहो। अगर किसी ने हिलने की हिम्मत की तो देख लेना। डाकुओं का सरदार कहता है, उम्मीद नहीं थी कि एक जवान लड़की की तलवारबाजी इतनी तेज होगी। तुम दोनों, मैं ब्लैक रिवर माउंटेन से हूं। तुम जैसे हुनरमंद लोग इस पिछड़े इलाके में क्यों सड़ रहे हो? मेरे साथ पहाड़ पर चलो, आजाद जियो, शान से जियो। क्या कहती हो? रेल जवाब देता है, ब्लैक रिवर माउंटेन, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। ना ही कोई गिला शिकवा, तो फिर मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? डाकू कहता है, हमें पैसे दिए गए थे, हम लोगों की मुश्किलें हल करते हैं, बस इतना ही जानता हूं। रेल पूछता है, मेरे सिर की कीमत कितनी है? डाकू कहता है, 100 टेल्स ऑफ सिल्वर। सच में? मेरी जान के लिए सिर्फ 100 टेल्स? वॉल्डिश, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। लगता है ये दुश्मनी अब और भी बड़ी होने वाली है। रेल साफ मना कर देता है, मुझे माफ करना, मुझ जैसे आम इंसान को डाकू बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सौदा यहीं खत्म समझो। डाकू कहता है, चूंकि हम एक रास्ते पर नहीं चल सकते, तो मुझे डर है कि अगर तुम मेरा एक बार रोक पाई तो मैं चला जाऊंगा, फिर कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। तुम्हारी तकनीक तो पक्की है, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो, तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगी। रेल कहती है, ऐसा है क्या? चलो देखते हैं। रेल सोचता है, लेवल का फासला इतना ज्यादा है कि कोई भी तकनीक उसे भर नहीं सकती। स्कॉलर्स स्टार्व, वॉरियर्स स्पेंड। तुम उसकी औरत हो और उसने तुम्हें इतनी जरूरी बात कभी नहीं बताई। कितनी बेवकूफी है। दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। तो फिर आ जाओ। मैं हार गई। लगता है मैं गलत था। तकनीक की अभी भी कुछ अहमियत है। आखिर वो चले गए। रेल पूछती है, उस इंसान ने कहा स्कॉलर स्टार्व, वॉरियर स्पेंड। इसका क्या मतलब है? रेल समझाता है, एक फाइटर के तौर पर तैयार होने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने खून और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में मांस खाना पड़ता है। फिर आता है हर्बल बाथ, अपने शरीर को औषधीय जड़ी बूटियों में भिगोना। अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग असर दिखाते हैं। एक अच्छा फॉर्मूला महंगा होता है, लेकिन वो शरीर की सोखने की शक्ति बढ़ाता है और इनर फोर्स को मजबूत करता है। इनर फोर्स, मैं इसे कैसे समझाऊं? बाहरी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति है जिसकी एक सीमा होती है। इनर फोर्स जड़ी बूटियों और बाहरी ऊर्जा से शरीर को सराबोर करने जैसा है, जिससे वो गहराई में समा जाती है। जितना ज्यादा वो अंदर जमती है, तुम उतने ही ताकतवर बनते जाते हो। रेल कहती है, समझ गई। तुम शरीर को तपाने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हो और ताकत को कुछ गहरा बनाने के लिए उसे जमा करते हो। कोई ताज्जुब नहीं कि वे कहते हैं स्कॉलर्स स्टार्व, वॉरियर्स स्पेंड। रेल कहता है, मैं असल में एक फॉर्मूला जानता हूं, लेकिन उसके सामान बहुत दुर्लभ और महंगे हैं। अभी उसकी चिंता मत करो। वो सरदार मुझे मार सकता था। अगर वो तलवार 1 इंच भी इधर उधर होती तो मैं मर चुका होता। जिस तरह वो सरदार मेरा को देख रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। हे, तो मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मेरा कहती है, मेरा किसी पहाड़ी डाकू से कोई लेना देना नहीं है। रेल कहता है, जाओ थोड़ा आराम कर लो, कल बहुत काम है। मेरा मन ही मन सोचती है, वो तीसरा कमांडर, वो अंकल जाओ थे, वो डाकुओं के साथ कैसे मिल गए? अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया था तो कुछ कहा क्यों नहीं? क्या उन्हें लगता है कि मेरा मर जाना ही बेहतर है? पिताजी, माँ आपको बहुत याद करती हैं। अगली सुबह रेल कहता है, क्या चल रहा है? क्या इस इलाके में कोई सुबह सवेरे चैन से सो भी नहीं सकता? कैसी दुनिया में रह रहे हैं हम? हर आवारा और ऐरा कैरा सोचता है कि वो ढोल पीटकर शिकायत दर्ज करा सकता है। दरबान कहता है, एक टेल ऑफ सिल्वर दो
और हम तुम्हारी अर्जी काउंटी मैजिस्ट्रेट तक पहुंचा देंगे। 10 टेल्स दो और हम खुद तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाएंगे। पैसे नहीं हैं तो दफा हो जाओ। कचहरी का दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है। बिना सिक्के के एंट्री नहीं मिलेगी। रेल तंज मारता है। वाह, क्या शानदार नियम है। माफ करना, जरा अपने बड़े अफसर को इत्तला कर दो। कल रात ब्लैक रिवर माउंटेन के 5 डाकू मेरे घर में घुस आए थे। वो लूटपाट और कत्ल करने आए थे। मैंने उनमें से 3 को ढेर कर दिया, 2 भाग निकले। मैं यहां उसकी रिपोर्ट करने और इनाम लेने आया हूं। ब्लैक रिवर माउंटेन के ये कातिल, इस बच्चे ने उनमें से 3 को ढेर कर दिया। पक्का ये कोई मामूली फाइटर है। मजिस्ट्रेट को फौरन इसके बारे में बताना होगा। वाकई महान योद्धा छोटी उम्र में ही उभरते हैं। मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना था, पर अंदाजा नहीं था कि तुम इतने काबिल हो। मेरा सच्चा सम्मान स्वीकार करो। मजिस्ट्रेट कहता है, रेल, तुम्हें तो पूरा बिंगो जानता है। तुमने बिना मांगे मदद की और उन फ्यूजिटिव्स को पनाह दी जिनका नाता एक कंडेम्ड ऑफिशियल से था। अगर बिंगो में हर कोई तुम्हारी तरह होता तो ये इलाका कब का तरक्की कर चुका होता। पर अफसोस, आम लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनके सामने होता है। वो बड़ा नजरिया नहीं समझ पाते। रेल जवाब देता है, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं हुजूर, मैं तो बस एक आम इंसान हूं। मजिस्ट्रेट आगे कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे और मेरे भतीजे ड्रैक्स के बीच कुछ अनबन थी। मैं तो सोच रहा था कि इस मौके पर तुम दोनों की सुलह करवा दूं। दुश्मनी को पालने से अच्छा है उसे खत्म कर देना। पर दुख की बात है कि मेरे बेचारे भतीजे का कुछ दिन पहले उसके बिस्तर पर ही कत्ल हो गया। ड्रैक्स मर गया, ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तो खुद उससे हिसाब चुकता करने वाला था। उससे पूछना था कि वो लोगों पर जुल्म क्यों कर रहा था। लगता है अब मेरी मेहनत बच गई। रेल मजिस्ट्रेट से कहता है, हुजूर, मैं यहां आपसे मदद मांगने नहीं आया, बल्कि आपको एक क्रेडिट देने आया हूं। उन तीनों की लाशें मैंने काउंटी ऑफिस के पिछले दरवाजे पर रखवा दी हैं। अब आप दुनिया को कैसे समझाते हैं कि वो कैसे मरे, ये पूरी तरह आप पर है। मजिस्ट्रेट मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैं वो क्रेडिट नहीं लेता जो मैंने कमाया ना हो। चूंकि रेल मुझ पर एहसान करना चाहता है, तो बदले में मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए, वरना मेरा ज़मीर मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। रेल कहता है, अगर आप जिद कर रहे हैं हुजूर, तो क्या आप एक छोटे से काम में मेरी मदद करेंगे? मुझे पता चला है कि गांव के पीछे वाला पहाड़ माउंट वैंग प्रिंस ऑफ बिंगा की प्राइवेट लैंड है। मुझे वो बंजर जमीन चाहिए। सिर्फ वो हिस्सा ही नहीं, उसके आसपास की खाली जमीन में भी मेरी दिलचस्पी है। मजिस्ट्रेट हैरान होकर पूछता है, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। क्या तुम वाकई इतने पैसे दे पाओगे? रेल जवाब देता है, अभी तो नहीं, पर एक दिन जरूर दे पाऊंगा। मैं बस भविष्य की तैयारी कर रहा हूं। मुझे बस सही रास्ता चाहिए। मजिस्ट्रेट कहता है, मैं इसके बारे में पता कर सकता हूं, पर प्रिंस ऑफ बिंगा के पास चांदी की कोई कमी नहीं है। रेल पलटकर पूछता है, हुजूर, आप प्रिंस ऑफ बिंगा नहीं है? आपको कैसे पता कि उन्हें चांदी की जरूरत नहीं है? शायद वो ऐसे इंसान हो जिन्हें फिक्र हो कि उन बंजर जमीनों को कोई संभालने वाला नहीं है। मजिस्ट्रेट सावधानी बरतते हुए कहता है, मैं इशारों में बात बढ़ा सकता हूं, पर रेल, ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैं इस बड़े समंदर की एक बहुत छोटी मछली हूं। प्रिंस के दरबार में मेरी कोई हैसियत नहीं है। फिर वो चांदी की थैलियां बढ़ाते हुए कहता है, ये चांदी अफसरों ने इकट्ठी की थीं। बिंगो गरीब है और उन्हें ऊपर से पगार नहीं मिली है। उन्हें गुजारा करने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। प्लीज रेल, इसे दिल पर मत लेना। रेल पूछता है, क्या ये चांदी सिर्फ मुझे लौटाई जा रही है या काउंटी ऑफिस में आने वाले हर शख्स को उसका हिस्सा वापस मिल रहा है? मजिस्ट्रेट कहता है, मैं सबको कैसे लौटा सकता हूं? ये तो बस इसलिए क्योंकि तुम मुझे अपने जैसे लगे, तो मैं अपनी जेब से ये नुकसान भर रहा हूं। रेल कहता है, ठीक है हुजूर, आपका शुक्रिया। आप वाकई अपनी प्रजा से प्यार करने वाले मजिस्ट्रेट हैं। रेल के जाने के बाद मजिस्ट्रेट पूछता है, वैंस, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? वैंस जवाब देता है, हुजूर, इस आदमी को कम समझना गलती होगी। इसका दिमाग खौफनाक है और तरीके बेरहम। इसने ब्लैक रिवर माउंटेन बैंडिट्स को बेबस कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि ड्रैक्स की मौत इसी के हाथों हुई है। मजिस्ट्रेट पूछता है, तो क्या तुम उसका बदला लेना चाहते हो? वो कहता है, कीमत सिर्फ जिंदा लोगों की होती है, मुर्दे तो बस मांस का लोथड़ा है। पहले देखते हैं कि क्या हम उसे अपनी तरफ कर सकते हैं। अगर वो हमारा कुत्ता बनने को तैयार है तो बढ़िया है, अगर नहीं तो खतरा बनने से पहले उसे रास्ते से हटा देंगे। मजिस्ट्रेट जारा से कहता है, जारा, तुम मेरी सेवा में कितने साल से हो? वो कहती है, हुजूर, 14 साल से। मैं 8 साल की थी जब आपके पास आई थी। मजिस्ट्रेट कहता है, तुम वाकई खूबसूरत हो।
तुम्हारी एक उंगली के इशारे पर हजारों मर्द घुटनों पर बैठ जाएं। खूबसूरती सबसे तेज हथियार है। मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले शौहर से मिलवाता हूं, कैसा रहेगा? जारा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, हुजूर, जारा सिर्फ आपकी सेवा करना चाहती है। मजिस्ट्रेट कहता है, क्या बर्बादी है? उसके पास जाओ और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ। इधर एक सराय में रेल एक आदमी से मिलता है। वो आदमी चिल्ला रहा है, ओ वेटर, मैं यहाँ खास तौर पर जंगली शिकार खाने आया था और तुम मुझे पालतू मुर्गा खिला रहे हो। क्या मैं तुम्हें अनाड़ी लगता हूँ? तुम बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। रेल बीच में दखल देता है तो वो आदमी कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं बच्चे, तुम चीजों को समझते हो। ये हाथ पर पड़े निशान ये सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी फुर्ती और ताकत काबिले तारीफ है। तुमने टेबल को हिलाए बिना उस वार को रोक दिया। तुम पक्का कोई मामूली इंसान नहीं हो। दिलचस्प, बहुत समय बाद कोई इतना इंटरेस्टिंग मिला है। मेरा नाम राइकर है, तुम्हारा? रेल अपना नाम बताता है। राइकर उसे चुनौती देता है, एक छोटा सा स्पार करोगे? अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें 20 टेल्स ऑफ सिल्वर दूंगा। रेल सोचता है, 20 टेल्स? ये तो पैसे कमाने का बहुत तेज तरीका है। पर ये आदमी है कौन जो पानी की तरह पैसे बहा रहा है? रेल मान जाता है। लड़ाई शुरू होती है। राइकर अपनी तकनीक इस्तेमाल करता है, हाफ स्टेप क्रशिंग फिस्ट। रेल उसे कड़ी टक्कर देता है। राइकर कहता है, आज मैं अपनी हार मानता हूं, पर 1 महीने बाद हम फिर लड़ेंगे। अगर तुम तब जीते तो मैं तुम्हें 100 टेल्स ऑफ प्योर सिल्वर दूंगा। रेल कहता है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। उधर रेल एक बाजार में पहुंचता है। उसे एक नक्शा दिखता है जो बिल्कुल उस गुफा वाले नक्शे जैसा है। वो पूछता है, ये क्या है? दुकानदार कहता है, लेना है तो लो, सवाल मत पूछो। 10 टेल्स 1 पैसा कम नहीं होगा। रेल समझ जाता है कि ये नक्शा सिर्फ एक चारा है ताकि बाकी नक्शों के मालिकों को ढूंढा जा सके। फिर उसे एक ट्रेजर वॉल्ट में ले जाया जाता है। दुकानदार कहता है, अगर आपको बेहतरीन कमान चाहिए तो यहाँ देखिए, यहाँ हर वो चीज मिलेगी जो आप सोच सकते हैं। रेल पूछता है, अगर मुझे किसी का सिर चाहिए तो? दुकानदार हंसकर कहता है, सरकारी अफसर का कत्ल करना जुर्म है हुजूर। हम यहाँ सिर्फ बेहतरीन माल बेचते हैं। वो उसे एक बो ब्लैंक दिखाता है जिसे स्काईफॉल आयरन से बनाया गया है। दुकानदार कहता है, इसकी कीमत 100 टेल्स ऑफ सिल्वर है। रेल कहता है, क्या तुम मुझे लूट रहे हो? दुकानदार कहता है, हुजूर, ये लॉर्ड वाल्डिस की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है, उनका सलाम समझिए। पर उन्होंने ये भी कहा है कि आपको उनका दूसरा तोहफा भी कबूल करना होगा। जारा सामने आती है, मेरा नाम जारा है। हुजूर ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। मेरी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉर्ड वॉल्डिस के पास है, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपकी सेवा भी करूं और आपकी जासूसी भी। रेल उसकी ईमानदारी देखकर उसे साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। हुजूर, आप मुझे साथ ले जाकर पछताएंगे नहीं। मैं आपको सस्ते दाम पर कोयला दिलवा सकती हूँ और लॉर्ड वाल्डिस की हर खबर आप तक पहुंचा सकती हूँ। मैं बस जिंदा रहना चाहती हूँ। रेल कहता है, ठीक है, मैं ये धनुष भी ले रहा हूं और तुम भी मेरे साथ घर चल रही हो, पर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? जारा जवाब देती है, डर तो लगता है हुजूर, पर उससे ज्यादा डर एक बेकार इंसान बनने में लगता है। जब तक आप काम के हैं, कोई आपको मारना चाहेगा और कोई आपको बचाना। घर पहुंचने पर सिल्वा और मीरा हैरान रह जाते हैं। रेल कहता है कि उसने जारा को बाजार से खरीदा है। सिल्वा मजाक में कहती है, क्या लड़कियां सड़क किनारे उगती हैं? पहले मीरा और अब ये। रेल सोचता है, जारा साधारण नहीं है और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। इसके पास रहने से मुझे फायदा होगा। अगले दिन रेल शिकार पर जाता है। वहां वो अपनी बी स्टीमिंग स्किल का इस्तेमाल करके एक भालू को काबू में कर लेता है। वो कहता है, अब से ये इस घर की रखवाली करेगा। इसके होते हुए कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। फिर वो राइकर के साथ खाना खाता है। राइकर कहता है, रेल, तुम मेरे दोस्त हो, कभी भी मेरे पास आ जाना। जारा उसे बाद में चेतावनी देती है कि राइकर का चेहरा प्रिंस ऑफ बिंघा से मिलता है। रेल कहता है, मुझे अंदाजा था, पर यह बात किसी और को मत बताना। इधर अनाज का कर जमा करने के समय अफसर किसानों को लूट रहे होते हैं। ये 2 स्टोन के बराबर नहीं है, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? किसान गिड़गिड़ाता है, पर अफसर नहीं सुनता। रेल बीच में आता है और अफसर का हाथ पकड़ लेता है। अफसर चिल्लाता है, अपने काम से काम रखो, ये सरकारी मामला है। तुम कौन हो? रेल जवाब देता है, मेरा नाम रेल है और ये मेरा अनाज है। ये सब मेरे पड़ोसी हैं। अफसर कोड़ा लहराते हुए कहता है, एक और शब्द बोला तो ये कोड़ा तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो,
मैं इस गांव का नहीं हूं, लेकिन शर्त लगा सकता हूं कि ये खराब तराजू गांव वालों का नहीं, तुम्हारा है। श्वांगुई विलेज का विलेज एल्डर कौन है? मैं उनका बड़ा बेटा हूं। गांव के पास 100 जिन का एक काउंटर वेट है ना? उसे बाहर लाओ, मैं देखना चाहता हूं कि ये बदतमीज लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये प्रिंस ऑफ बिंगहाओ के लिए सालाना ग्रेन लेवी है। क्या तुम इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो? सिपाहियों, इसे पकड़ लो। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, मैं बिंघा ऑफिस ऑफ पेट्रोल का पेट्रोल कमिश्नर हूं। तुम्हें इस तरह ग्रेन लेवी वसूलने की हिम्मत किसने दी? लोगों को लूटकर अपनी जेबें भर रहे हो। क्या तुम्हें लगा मैं अंधा हूं? पेट्रोल कमिश्नर, हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। हुजूर, काउंटी मैजिस्ट्रेट वाल्डस ने यह हुक्म दिया था। उन्होंने कहा था कि इस साल फसल अच्छी हुई है, इसलिए 10% एक्स्ट्रा वसूल करूं। इतनी जुर्रत? वापस जाओ और वॉल्डिस से कहो कि मैं श्वांगू विलेज में उसका इंतजार कर रहा हूं। उससे कहो कि यहां रेंगते हुए आए और सफाई दे। अगर वो नहीं आया तो अपनी ऑफिशियल कैप को भूल जाए। जी हुजूर, हम अभी पैगाम पहुंचाते हैं। अब तुम सब यहां से दफा हो जाओ गांव वालों। आज ग्रेन कलेक्शन रोक दिया गया है। मैं इसकी जांच करूंगा और मामला सुलझने पर तुम्हें खबर दूंगा। मैं इस गांव में भ्रष्ट अफसरों को मनमानी नहीं करने दूंगा। सब अपना अनाज घर ले जाओ। भगवान आपका भला करे सरकार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर राइकर मुस्कुराते हुए रेल की तरफ देखता है। तो रेल, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम्हारा मुझ पर एक उधार है ना? रेल बेरुखी से जवाब देता है। मेरी जान बचाई? आप बस इस मौके का इस्तेमाल अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए कर रहे हैं, ये हम दोनों जानते हैं। प्रिंस ऑफ बिंघाओ अभी अभी सत्ता में आए हैं और उनके तरीके कुछ खास साफ सुथरे नहीं रहे हैं। उन्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन एक अच्छे नाम की उससे भी ज्यादा, क्योंकि अच्छा नाम ही पैसा है। राइकर हंसते हुए कहता है, लगता है तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम जरूरत से ज्यादा तेज हो। सच कहूं तो तुम्हारे साथ दोस्ती करना थका देने वाला काम है। तुम वाकई इस तरह रहते हो? तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम्हें इस तरह संघर्ष नहीं करना चाहिए। रेल उसे अंदर बुलाते हुए कहता है, मैंने एक बार पढ़ाई की कोशिश की थी, पर वो मेरे बस की बात नहीं थी। कई साल बर्बाद किए। हाल ही में हंटिंग शुरू की है, तो हालात थोड़े सुधरे हैं। अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए अपना सिग्नेचर ब्रेस्ड पोर्क बनाऊंगा। राइकर के मुंह में पानी आ जाता है। सिग्नेचर ब्रेस्ड पोर्क, सिर्फ नाम ही लेजेंडरी लगता है। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। चलो चलते हैं। खाते हुए राइकर दंग रह जाता है। ये तो मुंह में जाते ही घुल जाता है। जायकेदार है, लेकिन भारी नहीं। जरा भी बदबू नहीं है। यकीन नहीं होता। बिल्कुल लाजवाब। रेल कहता है, खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया राइकर। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पता नहीं ये तुम्हारी अथॉरिटी में आता है या नहीं। राइकर जवाब देता है, जब तक बात पेड़ों की नहीं है, बाकी सब पर बात हो सकती है। रायल गंभीरता से पूछता है, श्वांगू विलेज के पीछे ब्लैक ब्लेड माउंटेन के आसपास के जंगल और जमीन, क्या वो प्रिंस ऑफ बिंघाओ की है? राइकर सोच में पड़ जाता है। शायद, पर मुझे पक्का करने के लिए आर्काइव चेक करना होगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या हंटिंग ग्राउंड्स ढूंढ रहे हो? रेल कहता है, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। राइकर चौंक जाता है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ब्लैक ब्लेड माउंटेन कितना विशाल है? वो बिंघाओ की ढाल है। इसके लिए लाखों टेल्स चाहिए होंगे। और शायद तब भी रॉयल हाउस बेचने से मना कर दे। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये शान है। रायल शांत होकर कहता है, मैं बस पूछ रहा हूं, मुझे पूरा पहाड़ नहीं चाहिए, बस श्वांगू विलेज के उत्तर वाला हिस्सा चाहिए। मैं वहां एक एस्टेट बनाना चाहता हूं। ये घर बहुत छोटा है और अपनी जमीन ना होना मुझे सही नहीं लगता। राइकर मान जाता है। ठीक है, ये मांग जायज है। मैं वापस जाकर इसकी जांच करूंगा और देखूंगा कि क्या कोई हिस्सा अलग किया जा सकता है। दूसरी तरफ काउंटी मैजिस्ट्रेट वाल्डेस घबराया हुआ राइकर के सामने झुकता है। आपका सबॉर्डिनेट वाल्डेस पेट्रोल कमिश्नर को प्रणाम करता है। देर से आने के लिए मैं गुनहगार हूं हुजूर। मैं आपकी सजा का इंतजार कर रहा हूं। बैठ जाओ, घुटने टेकना बंद करो, फर्श ठंडा है। मैं शर्मिंदा हूं हुजूर, आपकी मौजूदगी में बैठने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं आपका सही से स्वागत नहीं कर पाया। मैं मौत के काबिल हूं। राइकर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत वाकई काबिले तारीफ है। लोगों का खून चूस रहे हो, ग्रेन टैक्स में हेराफेरी की साजिश रच रहे हो। तुम्हें ऐसी हिम्मत किसने दी? वॉल्डिस गिड़गिड़ाता है। हुजूर, मैं तो बस एक मामूली काउंटी मैजिस्ट्रेट हूं। मैं चाहे कितना भी निडर क्यों ना हूं, ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूंगा। ये हुक्म बिंघा रॉयल हाउस से आया था, मैंने बस उसका पालन किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। राइकर उसे परखता है। अच्छा, तो हुक्म रॉयल हाउस से आया था, तो फिर उनका रिटर्न डायरेक्टिव दिखाओ मुझे। वापस ले जाने के लिए कुछ सबूत चाहिए। वॉल्डिस पसीना पहुंचते हुए कहता है, हुजूर, कोई रिटर्न डायरेक्टिव नहीं है।
ऐसी चीजों का कभी कोई पेपर ट्रेल नहीं छोड़ा जाता। इसे लिखित में देने से रॉयल हाउस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। राइकर पूछता है, तो फिर हुक्म किसने दिया, खुद प्रिंस ने या उनके किसी कॉन्सॉर्ट ने? वैल्डिस सर झुका लेता है। हुजूर, मैं सजा स्वीकार करता हूं। इसके पीछे जो भी हो, इसे अंजाम मैंने दिया है, और आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। राइकर फैसला सुनाता है। सजा स्वीकार करते हो? ठीक है। चूंकि तुमने 80 जिन काउंटरवेट का इस्तेमाल करके अनाज वसूला है, तो तुम रॉयल हाउस को उतना ही हिस्सा जमा करोगे। बाकी की कमी तुम खुद पूरी करोगे, और जितना भी ज्यादा वसूला गया है वो सब लोगों को वापस जाएगा। क्या तुम ये कर सकते हो? वाल्दिस राहत की सांस लेता है। आप बेफिक्र रहे हुजूर, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूं। मैं यकीन दिलाता हूं कि लोग संतुष्ट होंगे और रॉयल हाउस को कोई शिकायत नहीं होगी। राइकर उसे लालच देता है। बहुत अच्छे, तुमने कई सालों तक वफादारी से सेवा की है। एक काउंटी मैजिस्ट्रेट बने रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। प्रेफेक्चर को एक डेप्यूटी प्रेफेक्ट की जरूरत है। इसे अच्छे से संभालो, और एक प्रमोशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वैल्डिस मना कर देता है। हुजूर, होंगू काउंटी में अभी बहुत कुछ दोबारा बनाना बाकी है। मुझे भरोसा है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकता हूँ। मेरी बस यही एक ख्वाहिश है, और मैं इसके लिए आपकी दुआ चाहता हूँ। राइकर उसे चेतावनी देता है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सोच लो कि तुमने अपना मन बना लिया है या नहीं। वॉल्डेस कहता है, आपकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया हुजूर, पर मेरा फैसला अटल है। गुस्ताखी की माफी के तौर पर मुझे आपके लिए शराब का एक बेहतरीन जार लाने की इजाजत दें। इसी बीच राइकर और रायल फिर से साथ हैं। राइकर पूछता है, तो वैल्डिस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रियल कहता है, एक शातिर पुरानी लोमड़ी, बहुत तेज है, वाकई बहुत तेज। राइकर फिर पूछता है, और मेरे बारे में क्या? तुम्हारी नजर में मैं क्या हूं? रायल जवाब देता है, एक हंटर, सतह के नीचे बिल्कुल शांत और स्थिर। राइकर हंसता है, एक हंटर पुकारे जाने के लिए ये एक बेहतरीन नाम है। मुझे पता था कि मैंने तुम्हें सही पहचाना है। तुम एक दिलचस्प इंसान हो। रियल, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मुझे वाकई समझते हैं। तुम उनमें से एक हो। तभी एक चेला चिल्लाता है, मास्टर, क्या वो शावा विलेज की हंटिंग क्रू नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे वो फॉर्मेशन बना रहे हैं। रियल कहता है, तुम्हारी नजर तेज है, वो एक ट्रायंगल एनसर्कलमेंट है। वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। चेला घबराकर कहता है, मास्टर, क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए? उनकी तादाद हमसे ज्यादा है, और पहाड़ों में आमने सामने की लड़ाई हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। रायल कहता है, बहुत देर हो चुकी है, चारों तरफ देखो, उन्होंने हमें घेर लिया है। हे, तुम शियोना विलेज से हो, है ना? हम यहाँ पहाड़ पर एक दूसरे से टकरा ही गए हैं। क्यों ना बैठकर बात सुलझा ली जाए? तलवारों और तीरों की कोई जरूरत नहीं है। तुम छोटे चूहे रेल, अब भीख मांगने का वक्त निकल चुका है। आज शैवा विलेज तुमसे हिसाब बराबर करेगा, और तुम्हें पता चलेगा कि हमसे दुश्मनी मोल लेने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। रेल अपनी धनुष तानता है। ओह, तो ये मौत की लड़ाई है। आज तुम देखोगे कि एक हंटर का असली हुनर सिर्फ पहाड़ों में ही नजर आता है। भाइयों, आगे बढ़ो। चेला हैरान है, तुम्हारी वाकई जान लेने की हिम्मत हुई? ये इंसानी जाने हैं। रेल चेतावनी देता है, तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा। अभी चले जाओ, अभी भी वक्त है। अगर रुके तो मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम में से कोई भी ना शांति से जी पाएगा और ना मर पाएगा। तीर छोड़ो, इसे मार डालो। अचानक रेल को कुछ अजीब लगता है। रुको, कुछ गड़बड़ है। ये सब शावा विलेज के लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन लोगों को जानता हूं। ये सब गांव के पुराने अनुभवी हंटर्स हैं। ये तीर शाओ के तीरों जैसा ही है, लेकिन इसे किसी चीज में भिगोया गया है। इसकी रेंज ज्यादा है और नोक भी सख्त है। इस भीड़ में कोई छुपा हुआ है जो अपना गंदा काम निकालने के लिए शाओ विलेज का इस्तेमाल कर रहा है। बाहर आओ और मेरा सामना करो, वो अपने चेले से कहता है। तुम उस रवीन से पहाड़ के नीचे चले जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। अब से आगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। चेला कहता है, मास्टर, मैं जानता हूं कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूं, लेकिन अगर मैं भाग गया तो फिर कभी आपसे आंखें कैसे मिला पाऊंगा? रियल, अभी बाहर आओ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी खोना पड़े। रायल चिढ़ जाता है, तुम बेवकूफो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मास्टर को हरा दोगे? ये वफादारी के भाषण देने का वक्त नहीं है। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। तभी भेड़ियों की दहाड़ सुनाई देती है। भेड़िए, वो वुल्फ किंग है। खून की महक उन्हें यहां खींच लाई है। रैल, भेड़िए यहां आ गए हैं। चलो अपनी दुश्मनी किनारे रखते हैं और मिलकर वुल्फ किंग को मारते हैं। हम शिकार को आधा आधा बांट लेंगे। क्या ख्याल है? रैल मना कर देता है। माफ करना, कोई डील नहीं होगी।
दुश्मन चिल्लाता है, रेल, ओ रेल, बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। मैंने साथ काम करने का मौका दिया था, तुमने मना कर दिया। अब तुम वुल्फ किंग के जबड़ों में मरोगे। यही तुम्हारी किस्मत है। घमंडी का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन नजारा कुछ और ही है। दुश्मन हैरान रह जाता है। ये कैसे मुमकिन है? तुम एक हंटर हो और ये वुल्फ किंग है। ये तुम्हारी बात कैसे मान रहा है? रेल कहता है, हमारे रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं, सच कहूं तो। हमारे बीच पुरानी रंजिश है, पर तुम लोग जैसा चाहो वैसा करो। दुश्मन गिड़गिड़ाने लगता है। रेल, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो, और मैं कसम खाता हूं कि शावा विलेज कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। हम में से हर एक तुम्हारी बात मानेगा। रेल ठंडे दिमाग से कहता है, तुम तो अभी मेरा सिर मांग रहे थे। घास काटो पर जड़ छोड़ दो तो वो फिर से उगाती है। दुश्मन एक आखिरी पत्ता खेलता है। मुझे एक राज पता है, कुछ ऐसा जो तुम जरूर सुनना चाहोगे। ये ब्लैक ब्लेन माउंटेन के खजाने के बारे में है। उसे बताकर मैं अपनी जान खरीदना चाहता हूं। वो खजाना तुम्हें एक सल्तनत से भी ज्यादा अमीर बना सकता है। रियल पास आता है। चलो देखते हैं कि तुम्हारे राज की कीमत एक जान के बराबर है या नहीं। दुश्मन कहता है, मैं ये सिर्फ तुम्हें अकेले में बता सकता हूं, बाकी सब पीछे हट जाओ। वो अचानक हमला करने की कोशिश करता है। तुम छोटे सांप, मुझे पता है कि तुम मुझे जिंदा नहीं जाने दोगे, तो फिर मुझे भेड़ियों के हवाले ही कर दो। तुम सब हमला करो। चेला कांपते हुए कहता है, मास्टर, वो बहुत भयानक था। अब हम क्या करेंगे? अगर अथॉरिटीज ने जांच की तो? रेल शांत है। हम शिकार जारी रखेंगे। जहां तक किसी को पता है, हम यहां कभी थे ही नहीं। ये झुंड सब साफ कर देगा। उधर गांव में रेल एक बुढ़िया से मिलता है। रेल, इस बुढ़िया का हालचाल लेने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रेल कहता है, ममा वैंग, आज पहाड़ पर मेरी मुलाकात किसी से हुई जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो धनुष चलाने में माहिर था, उसका निशाना अचूक था और छुपने में वो बहुत उस्ताद था। उस इंसान में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या आप किसी ऐसे को जानती हैं जिसमें ऐसा हुनर हो? क्या आपको लगता है कि वो मेरे पीछे थे? कोई अंदाजा नहीं। श्वांगू विलेज में ऐसा कोई कहां से आएगा? शायद तुमने कहीं कोई दुश्मन बना लिया हो, कोई जो तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। रेल उसे फंसाता है। मैंने कभी नहीं कहा कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तो फिर आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था? क्या होगा अगर वो इंसान आप ही थी? मामा वैंग हंसती है। तुम मुझे जरूरत से ज्यादा श्रेय दे रहे हो। मुझे देखो। एक अधमरी बुढ़िया पहाड़ चढ़कर तुम्हें मारने की कोशिश करेगी? क्या मजाक है? रायल उसकी आंखों में देखता है। मामा वांग, क्या आप ये रोल इतने लंबे समय से निभा रही हैं कि कभी कभी भूल जाती हैं कि आप एक मर्द पैदा हुए थे, या शायद ये कि आप एक असैसिन हैं? तभी जेड आती है। रेल, यहां कैसे आना हुआ? रेल कहता है, मैंने सुना कि मामा वांग की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो मैं देखने चला आया। आज तो हालत और भी खराब लग रही है। मामा वांग कहती है, मेरी उम्र में बीमारी गिरते हुए पहाड़ की तरह वार करती है। ये इतनी आसानी से नहीं जाती। पिछली बार पहाड़ पर रायल ने मेरी जान बचाई थी। जेड शर्माते हुए कहती है, मैंने गौर किया कि इस मौसम के हिसाब से तुम्हारे जूते बहुत पतले हैं। मैं आज शहर गई थी और सामान खरीद लाई। मैं तुम्हारे लिए एक जोड़ी जूते बनाना चाहती हूँ। रेल, प्लीज मेरी सिलाई पर हंसना मत। मम्मा वांग ताना मारती है। अगर इसकी हंसने की हिम्मत हुई तो सबसे पहले मैं इसे सुनाऊंगी। जब से ये पिछली बार वापस आई है तब से इसी सोल पर काम कर रही है और इसे बिल्कुल तुम्हारे पैर के नाप का काटा है। पता नहीं कितनी रातें ये जागी हैं, मैं गिन भी नहीं सकता। रायल कहता है, मैं हंस नहीं रहा हूं, ये सोल काफी मजबूत लग रहा है। जेड ने इसे पूरे दिल से बनाया है, तुम्हें इन्हें पहनना ही होगा। मामा वांग कहती हैं, तुम जरा बाहर जाओ। मुझे रेयल से अकेले में बात करनी है। कुछ बातें अकेले में करना ही बेहतर है। तुम रेयल को परेशान मत करना, उसने मेरी जान बचाई है। रेयल रेयल हमेशा बस रेयल ही लगा रहता है। एहसान फरामोश लड़की, अब जाओ। अकेले होने पर मामा वांग स्वीकार करती है, तुमने सही अंदाजा लगाया। आज पहाड़ पर जो तुम्हारे पीछे आया था वो मैं ही था। कोई रंजिश नहीं है। रेयल कहता है, निशाना अच्छा था। अगर आपने अपना हाथ ना रोका होता तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। मामा वांग कहती है, फिक्र मत करो, मुझे हमेशा पता होता है कि मेरा निशाना कहाँ है। तुम जेड को साथ रखना चाहते हो तो मुझे देखना था कि तुम किस मिट्टी के बने हो। आखिर तुम हो कौन? रियल कहता है, बस एक आम इंसान, हमेशा रहूंगा। मैं बस एक सुकून भरी जिंदगी चाहता हूँ। मामा वांग मुस्कुराती है। आम होना अच्छा है, दुनिया को तुम्हारे जैसे और लोगों की जरूरत है। सुनो, मैं 3 दिनों में मर जाऊंगा। रायल चौंकता है,
क्या जिंदगी और मौत का वक्त इतने सटीक तरीके से बताया जा सकता है? डॉक्टर ने तो ऐसा नहीं कहा था। मामा वांग जोर देकर कहती है, जब मैं 3 दिन कहती हूं तो मेरा मतलब वही होता है। ये मेरे लिए सबसे अच्छा अंत है। उस लड़की का दिल तुम पर आ गया है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि उसे तुम में क्या दिखता है। बाद में रेल अकेला सोचता है, वैनिशिंग ट्रिक। अगर ये बाघ पर काम करती है तो भालू पर भी काम करनी चाहिए। दोनों ही एपेक्स प्रेडेटर्स है। लॉजिक वही है। मामा वांग सही थीं। तुम जितना ज्यादा जानोगे, खतरा उतना ही तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। लेकिन कुछ चीजों को ना जानना और भी ज्यादा खतरनाक है। इसका एक ही जवाब है, खुद को और भी ताकतवर बनाना। इतना ताकतवर कि अपने आसपास के हर किसी की रक्षा कर सकूं। वो जमीन पर देखता है, बाघ के पैरों के निशान। गहराई देखो, इसका वजन कम से कम 400 जिन होगा। लेकिन ये निशान ताजा नहीं है। उम्मीद है कि वो इस इलाके से गया ना हो। बहुत छोटा है। इस आधे बढ़े हुए बाघ में ज्यादा मांस नहीं होगा। और इसकी खाल भी इतनी मोटी नहीं होगी। मुझे एक पूरा बड़ा टाइगर चाहिए। रुको, कुछ गड़बड़ है। टाइगर साफ सुथरे जानवर होते हैं, लेकिन इस गुफा से इतनी तेज बदबू नहीं आनी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई चीज काफी समय से मरी पड़ी है। बड़े टाइगर्स यहां नहीं है क्या? हमें अंदर जाना चाहिए। क्या पता वहां कुछ और हो। बिना रिस्क लिए कुछ नहीं मिलता। हम यहां तक आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी तरह वापस यहां आ गया होगा और हिल भी पा रहा होगा। लेकिन फिर एक मोड़ पर वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। कोई ताज्जुब नहीं कि बाहर सिर्फ एक कब था। बड़े टाइगर्स तो कब के मर चुके हैं। ओ छोटे, रोना बंद करो। मैं ये सब साफ कर रहा हूं ताकि शिकारी तुम्हारी गंध ना पहचान लें और तुम्हारी जगह का पता न चल जाए। इससे तुम खतरे में पड़ सकते हो। लो, कुछ खा लो। अगर तुम्हें बाद में मुझसे नफरत करनी है तो उसके लिए ताकत चाहिए होगी। इधर आओ। तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। ताकतवर बनो और एक दिन जब तुम अपने माँ बाप जितने बड़े हो जाओगे तो इस पहाड़ के हर कोने पर तुम्हारा राज होगा। कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अब जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारा एक नाम होना चाहिए। जिस तरह तुम यहां वहां कूद रहे थे, ये नाम तुम पर बिल्कुल जचता है। मैं तुम्हें जिगजैग टाइगर कहूंगा। अब तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? एक गुफा? मत कहना कि यहां वाकई कोई सरप्राइज है। रुको, एक और। ये सच में दूसरा ट्रेजर मैप है। अब मेरे पास 2 फ्रैगमेंट्स हो गए हैं और पता नहीं वैल्डस के पास कितने होंगे। श्वानजी माउंटेन अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। ये जगह छिपी हुई है। यहाँ रक्षा करना आसान है और हमला करना मुश्किल। एक सीक्रेट बेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिगजैग। आज से ये हमारा दूसरा घर है वैल्डिस। होंगटू काउंटी छोड़ने से मना कर रहा है वो। हर प्रमोशन, दौलत का हर मौका ठुकरा देता है। जरूर, इसकी वजह यही मैप है। आखिर होंगटू काउंटी के नीचे ऐसा क्या दबा है? सर, आप क्या देख रहे हैं? आप पूरी तरह इसमें खोए हुए लग रहे हैं। क्या मैं आपको अकेला छोड़ दूं? नहीं, इधर आओ। क्या तुमने कभी कोई ट्रेजर मैप देखा है? हाँ, कुछ ऐसा ही। कोई इसे ब्लैक मार्केट में चुपके से बेच रहा था, लेकिन वो सब फ्रैगमेंट्स थे। और क्या, जोन मैप्स को बेच रहा था, वॉल्डिस ने उन्हें फंसाया था। तुम्हें ये कैसे पता? क्या तुमने भी ये अंदाजा लगा लिया? वाल्डिस सालों से होंगटू काउंटी में मैजिस्ट्रेट बनकर बैठा है। ऊपर से किसी संत जैसा साफ दिखता है। कभी अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाता। वो जिस चीज के पीछे है वो जरूर यहीं कहीं आसपास होगी। और खजाने के अलावा मुझे ऐसी कोई चीज नहीं दिखती जिसके लिए वो इतना पागल हो। आपने सही अंदाजा लगाया सर। उस बूढ़े ने ब्लैक मार्केट में जो भी मैप बेचे वो सब नकली थे। वाल्डिस ने उन्हें जानबूझकर लोगों को जाल में फंसाने और दूसरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए रखा था। सालों से कई काबिल बाहरी लोग इस झांसे में आ गए और बिना किसी वजह के मारे गए। तो वो असली मैप्स का शिकार कर रहा है, इस इंतजार में कि कोई असली मैप लेकर आए और वो सब एक साथ झपट ले। वो काइल्स लॉस्ट ट्रेजर है जिसका वैल्डिस इतने समय से पीछा कर रहा है। कहानियों के मुताबिक काइल दी अनडाइंग के हारने से पहले उसने अपनी सारी दौलत कहीं छिपा दी थी और उस राज को 9 फ्रैगमेंट्स में बांट दिया था। जो भी इन 9 टुकड़ों को इकट्ठा करेगा उसे खजाने की चाबी मिल जाएगी। काइल दी अनडाइंग, वो लेजेंड जिसने लगभग पूरे बिंगजाओ को जीत लिया था और फिर बिना किसी सुराग के गायब हो गया। एक ऐसा इंसान जिसके पास बेशुमार दौलत थी और ऐसी सेनाएं जो दुनिया हिला देती थीं। अगर उस पर मुसीबत ना आई होती तो शायद आज पूरा साम्राज्य उसका होता। और इतने सालों की तलाश के बाद वैल्डिस को कितने फ्रैगमेंट्स मिले हैं?
सच कहूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने इसमें 1 दशक से ज्यादा समय लगा दिया है और वो अपने साथ एक इनर फोर्स मास्टर रखता है जो उसके गंदे काम संभालता है। वो उस खजाने को पाने के लिए पूरी तरह पागल हो चुका है। पागल? तो क्या होगा अगर मैं ये दोनों मैप्स बेच दूं? बेच देंगे? आप इतनी दुर्लभ चीज को बस छोड़ देंगे? और वैसे भी क्या आपके पास पैसों की कमी है? हाँ, बिल्कुल है। घर बनाना, गियर खरीदना, पत्नी का ख्याल रखना, ये सब मुफ्त में नहीं होता। सिर्फ शिकार करने से मैं जल्दी अमीर नहीं बनूंगा। और जब तक ये मैप्स मेरे पास रहेंगे, वाल्डेस किसी पागल कुत्ते की तरह मुझे ढूंढ ही लेगा। इससे पहले कि वो मुझे काटे, मैं ये किसी और को दे दूंगा ताकि वो उनसे लड़े। क्या चाल है सर! जैसे ही कोई असली फ्रैगमेंट मार्केट में आएगा, हर लालची खानदान और गुट उस मैप को छीनने के लिए टूट पड़ेगा। वाल्डेस हर तरफ से दुश्मनों से घिर जाएगा। वो मुझ पर नजर रखने के लिए बहुत बिजी होगा और हम बस आराम से बैठकर भेड़ियों को एक दूसरे को चीरते हुए देखेंगे। जब दोनों तरफ से खून बह चुका होगा, तब हम बीच में कूदेंगे और बचा कुचा समेट लेंगे। लेकिन आप इस मैप को कितने में बेचने का सोच रहे हैं? बहुत कम दाम रखा तो कोई ध्यान नहीं देगा और बहुत ज्यादा रखा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम इस दुनिया को जानते हो, तुम कीमत तय करो। काइल्स लॉस्ट ट्रेजर पूरी दुनिया में मशहूर है। कोई नहीं जानता कि यह सच है या नहीं, लेकिन जब तक उम्मीद की एक किरण भी है, लोग इस पर जुआ खेलने के लिए तैयार रहेंगे। मैं हिम्मत करके कहूंगा कि इन 2 फ्रैगमेंट्स के कम से कम 50,000 टेल्स ऑफ सिल्वर मिलने चाहिए। 50,000? क्या तुम सीरियस हो? शायद इससे भी ज्यादा सर। ये वो खजाना है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। 50,000 तो बस एंट्री फीस है। ठीक है, हम तुम्हारे तरीके से करेंगे। मैं तुम्हें इसका इंचार्ज बनाता हूं। बस ऐसे ही सर, आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? ये 50,000 टन की डील है। अगर कुछ गलत हो गया तो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हो? ये तुम्हारा मौका है। मैं तुम पर वैसे ही भरोसा करता हूं जैसे खुद पर। जाओ, जो करना है करो। अगर कुछ बिगड़ा तो मैं संभाल लूंगा। चिंता मत कीजिए सर। मैं इसे बखूबी संभाल लूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इधर सही समय पर रेल आ जाता है। वाह, बिल्कुल सही समय पर आए हो। रेल देख रहा हूं। तुम शिकार में काफी बिजी थे। आज मेरे लिए क्या पका रहे हो? ब्रेज्ड या स्टीम्ड? जाओ तुम। ध्यान रखना कि तुम्हें ऐसा खरीदार मिले जो लालची भी हो और बेवकूफ भी, और ये पक्का करना कि ये खबर गलती से वाल्डेस तक पहुंच जाए। समझ गया मैं। अभी ब्लैक मार्केट की तरफ निकलता हूं। दूसरी तरफ बिंगजो पैलेस का चीफ स्टुअर्ड रोज मुफ्त का खाना खा रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? खाना ही सब कुछ है मेरे दोस्त। और आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर लाया हूं। शुआनजन माउंटेन तुम्हारा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले एक काम करना होगा। साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। रायकर कहता है कि अगर तुम रेडस्टोन काउंटी की बंजर जमीन को खेती के लायक बना सको तो श्वानजैन माउंटेन तुम्हारा है हमेशा के लिए। कितना बड़ा? तुम्हारे पास लगभग 2 मिलियन एकड़ जमीन तैयार करने के लिए 6 महीने का समय है। मैं दस्तावेज ले आया हूं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? 6 महीने में 2 मिलियन एकर्स? अगर तुम पूरे बिंगजो के लोगों को भी बुला लो तब भी ये नहीं हो पाएगा। जरा इन्हें बाहर छोड़कर आओ। रुको, मेरी बात पूरी सुनो। बिंगजो कंगाल हो चुका है। उन्होंने स्टार्टअप फंड्स के तौर पर मुश्किल से 10,000 टेल्स ऑफ सिल्वर जुटाए हैं। सर, शायद आपको यहां से हट जाना चाहिए। ये साफ तौर पर एक जाल है। हम कहीं और जमीन खरीदकर घर बना सकते हैं। ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। रेडस्टोन काउंटी के आसपास के लोगों को संभालना नामुमकिन माना जाता है। तो क्या तुम साइन करते हो या नहीं? साइन करो और स्वंजियन माउंटेन तुम्हारा है। सोच लो, अगर तुम फेल हुए तो तुम सिर्फ पहाड़ नहीं खोओगे, तुम पैलेस के सारे रास्ते खोदोगे और सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। मेरे पास यही एक मौका है। 6 महीने काफी हैं। क्या तुम समझते हो कि इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने का मतलब क्या है? मैं बेवकूफ नहीं हूं। कामयाब हुए तो तुम दोबारा सत्ता के केंद्र में होगे। फेल हुए तो तख्त की लड़ाई से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम बस एक बेसहारा इंसान बन जाओगे। चलो चलकर खुद देखते हैं। जैसा सोचा था, यहां खुली बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं है। नजारा तो काफी अच्छा है, लेकिन इन लाल चट्टानों का क्या करें? अगर ये जमीन बिंगजो का अनाज भंडार बन जाए तो उन्हें कभी खाने की चिंता नहीं होगी। लेकिन ये दिखने में रेड सैंडस्टोन जैसा है, पर पूरी तरह मेल नहीं खाता। कुछ मिला क्या? ये मत कहना कि इन पत्थरों से फसलें उगने वाली हैं। अभी नहीं, लेकिन मेरा मन कहता है कि यहां जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा है।
कॉर्मैक, अपने आदमियों से कहो कि इन लाल पत्थरों का एक बैच काउंटी ऑफिस ले जाएं, इसे तैयार करो और उन सभी इलाकों में सैनिक तैनात कर दो जहां ये लाल पत्थर हैं। स्थानीय लोगों को वहां से हटा दो। 6 मील के दायरे में कोई नहीं आना चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मजदूरों को बुलाने के बजाय लोगों को भगा रहे हो। हाँ, सबको उन जोन में भेज दो जहां लाल पत्थर नहीं है। जो बात नहीं मानेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? है। ठीक है, मैं इस खेल में तुम्हारे साथ हूं। मैं इसे पूरा करूंगा। मुझे कुछ रेड जेड ला कर दो। रेड जेड? तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? क्वालिटी मायने नहीं रखती। बस उसका लाल होना जरूरी है। इसके अलावा मैं कायल दी अनडाइंग के बारे में एक कहानी फैलाना चाहता हूं। क्या तुम पागल हो? पूरे बिंगजो में वो नाम लेना मना है। उसे जोर से बोलने पर भी तुम्हारी जान जा सकती है। वो आदमी सालों पहले मर चुका है। डरने की क्या बात है? वैसे भी जिंदा लोगों से ज्यादा मुर्दे काम आते हैं। जिंदा लोग विरोध करते हैं, मुर्दे खामोश रहते हैं और हमें अपनी कहानी लिखने देते हैं। आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? मैं उसे एक और भी बड़ा लेजेंड बनाने वाला हूं। हे बच्चे, इधर आओ। मैं तुम्हें साम्राज्य का सबसे बड़ा ब्लैकस्मिथ बनाने वाला हूं। ऐसा नाम जो पूरे जो एम्पायर में गूंजेगा। तुम्हारा दिमाग आखिर ऐसे चलता कैसे है? सिर्फ तुम ही ऐसी शातिर चीज सोच सकते हो। कायल्स लॉस्ट ट्रेजर को इन लाल पत्थरों से जोड़ना। जब लोगों को पता चलेगा कि तुमने उनके साथ खेल खेला है तो वो आधी रात को तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। मेरे पास एक बैकअप प्लान है। क्या बैकअप प्लान? हर पत्थर के बदले 10 कॉइन्स। मैं एक एक पत्थर खरीदूंगा। क्या ये चीज वाकई काम की है? तुमने तो पहले इसे बेकार कहा था। सही कहा, तुम्हारे लिए बेकार है, लेकिन मुझे इसी की जरूरत है। तुम एक जाल के अंदर दूसरा जाल बुन रहे हो। श्वांजन माउंटेन, पैसा और पत्थर सब तुम्हारी जेब में। मेरा क्या? मुझे तो बस 2 मिलियन एकड़्स बंजर जमीन का खाली टाइटल मिला है। तुम्हें क्या चाहिए? क्या इतना काफी नहीं है? फिर मुझे भी हिस्सा दो। मैं पैसा लगाऊंगा। एक अच्छी डील से दोस्त को बाहर नहीं रख सकते। तो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 8000 टेल्स मेरी अपनी सारी बचत। बिंगजॉ पैलेस के चीफ स्टुअर्ट के पास बस इतना ही है? तुम्हें लगता है कि मैं उस महल के हर सिक्के को हाथ लगा सकता हूं? इतना बाहर निकालना भी एक बड़ी उपलब्धि है। लेना है तो लो, वरना रहने दो। ठीक है, 70-30। सिर्फ 30% क्यों? मैं पैसा लगा रहा हूं और काम कर रहा हूं। तुमने तो बस एक आइडिया दिया है। 70% मेरा होना चाहिए। रिस्क मैं उठा रहा हूं, तरीका मेरे पास है। 30% में तुम्हें खुश होना चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूं और खुद ही इसे करूंगा। नहीं, 30% ही सही। कुछ ना होने से तो बेहतर है। लेकिन एक बात बताओ, अब मुझे तुम्हारा पूरा प्लान पता है। मुझे तुम्हारी जरूरत ही क्या है? क्या मैं खुद इसे नहीं चला सकता? मैं भी पत्थर खरीद सकता हूं। जरूर, शौक से करो, लेकिन तुम उन सारे लाल पत्थरों का करोगे क्या? मेरे तरीके के बिना हर एक पत्थर बेकार कचरा है। बेकार पत्थरों का ढेर लगा लेना और फिर राइकर को जवाब देते रहना। मैं तैयारी के लिए गांव वापस जा रहा हूं। तुम मजे करो। नहीं। क्या तुम एक मजाक भी नहीं सह सकते? कितने चिड़चिड़े हो। हम पार्टनर्स हैं, हमें होना ही पड़ेगा। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तोहफा? लिने बिंजो पैलेस के अंदर पली बढ़ी है। शालीन, तेज और हर कला में माहिर। आज से वो तुम्हारे घर का हिस्सा है। उसे अपनी पर्सनल स्टुअर्ट समझो। प्रणाम मालिक, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। लिने। नाम लिने। अपीयरेंस स्कोर 93। अफेक्शन रेटिंग 20। उसे अपने साथ रखने से बेसिक मेटलर्जी स्किल और बेसिक फिशिंग स्किल अनलॉक होती है। लिने, चिंता मत करो, मैं कोई सीमा पार नहीं करूंगा। बस मेरे साथ रहो और सब ठीक हो जाएगा। आगे बहुत कुछ है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। एक बार जब हम ओरवेन को सुरक्षित कर लेंगे और वर्कशॉप बना लेंगे तो ये जगह पूरे बिंगजो का सबसे समृद्ध कोना बन जाएगी। अगर ये वाकई रेड सैंडस्टोन है या इसमें कोई रिफाइन करने लायक धातु है तो खेती तो बस एक छोटी सी बात होगी। ये बेशुमार दौलत का रास्ता होगा। इसी बीच गांव वाले विरोध करने लगते हैं। सुनो, हमारा परिवार यहां पीढ़ियों से रह रहा है। तुम बस हमें यहां से जाने के लिए नहीं कह सकते। इसकी कोई वजह होनी चाहिए। अगर खुद सम्राट भी आ जाएं तो भी मैं यहां से नहीं हिलूंगा। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है। शायद नया अधिकारी कह रहा है कि इन लाल पत्थरों के अंदर कुछ कीमती है, कुछ ऐसा जो खुद कायल दी अनडाइंग ने पीछे छोड़ा था। काउंटी ऑफिस ने पहले ही उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सड़कों को बंद कर दिया है ताकि लोग उन्हें पहले न झपट लें। खजाना इन टूटे हुए पत्थरों में? यकीन न करने से बेहतर है यकीन कर लेना।
क्या तुमने सुना? ये सब कायल दी अंडाइंग से जुड़ा है। कहते हैं कि उनके किसी वंशज ने उस जवान लॉर्ड को ढूंढ लिया और ये राज खोल दिया, वरना वो इतना तमाशा क्यों करते? कायल दी अंडाइंग? वो तो सदियों पहले मर गया था, उसका कोई वंशज कैसे हो सकता है? मुझे बचपन की कहानियां याद हैं। शायद काइल दी अंडाइंग भी इन लाल पत्थरों को इकट्ठा किया करता था, और उसके जैसे एक मामूली इंसान ने सेना के लिए पैसे कहां से जुटाए? वो इन पत्थरों के अंदर मौजूद रेड जेड ही था। कहते हैं कि वो सोने के पहाड़ों के बराबर कीमती था। अब सब समझ आ रहा है। हर बात सच लग रही है। कोई ताज्जुब नहीं कि वो हमें बाहर निकाल रहे हैं। एक बार पत्थर चले गए तो कुछ तो गड़बड़ होगी। मैंने हमेशा कहा था कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। जब टैक्स बढ़ाने और मजदूरी करवाने का समय आता है तो वो हमें कभी नहीं भूलते। लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा हाथ लगता है, हमें पूरी तरह बाहर कर दिया जाता है। वो सब कुछ अपने पास रख रहे हैं। जाओ, गांव में सबको बता दो। हम अधिकारियों को सब कुछ नहीं ले जाने दे सकते। अधिकारी जी, हमें न्याय चाहिए, कोई हमारी मदद करो। सर, काउंटी ऑफिस के बाहर भीड़ जमा हो रही है। वो नए अधिकारी से मिलना चाहते हैं। ये तो काफी जल्दी हो गया। चलो देखते हैं आज आप सबको यहाँ क्या चीज ले आई है। सर, हमने सुना है कि आप लाल पत्थर खरीद रहे हैं। हर पत्थर के 10 कॉइन्स? ये सही है, लेकिन अभी नहीं। तो फिर कब? एक बार जब कुछ दिनों में इंपीरियल कोर्ट से कागजी कार्यवाही पूरी हो जाएगी, तब खरीदारी शुरू होगी। आप सब निश्चिंत रहें। अगर पत्थर रेडस्टोन काउंटी से आता है तो ऑफिस उसे खरीदेगा। लेकिन एक शर्त है, हम सिर्फ रेडस्टोन काउंटी के पत्थर ही स्वीकार करेंगे, बाहर का कुछ नहीं। और हर बेचने वाले को काउंटी ऑफिस में रजिस्टर होना होगा, और हर व्यक्ति के लिए एक लिमिट होगी। लिमिट क्यों? क्योंकि स्टॉक सीमित है। हम किसी एक घर को सब कुछ खोदने नहीं दे सकते। ओहो, ये तो बहुत ही जबरदस्त चाल है। खरीदारी पर लिमिट लगा दी और अब वो खुदाई के लिए पागलों की तरह दौड़ेंगे। इसे कहते हैं स्कैर्सिटी मार्केटिंग। अब आगे क्या? अब हम इंतजार करेंगे। जब तक वो सारे स्टोन खोदकर बाहर ना निकाल लें, तब तक इंतजार करो। फिर हम उन्हें खरीदने के लिए कदम बढ़ाएंगे। लेकिन पैसा आएगा कहां से? रायकर ने तो सिर्फ 10,000 टेल्स दिए हैं। असल में हम उन्हें पैसे देंगे ही नहीं। हम उनसे कहेंगे कि इंपीरियल कोर्ट का फंड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, उन्हें इंतजार कराते रहो। और एक बार जब सारी खुदाई पूरी हो जाए तो उनसे कह दो कि ये स्टोन शुरू से ही बेकार थे, बस एक गलतफहमी हो गई थी। रेल का साथी पूछता है, क्या ये सिर्फ एक झूठ नहीं है? रेल जवाब देता है, हाँ ये झूठ ही है, लेकिन जरा सोचो, जब वो ये सारे स्टोन खोदकर हटा देंगे तो क्या ये जमीन खेती के लायक नहीं हो जाएगी? बस बीज डालो और अगली सीजन में फसल तैयार होगी। जबरदस्ती मजदूरी कराने के पुराने तरीकों के मुकाबले यहाँ लोगों ने अपनी मर्जी से काम किया और उन्हें खेती के लिए जमीन भी मिल गई। एक बार जब फसल हाथ में आएगी तो इन पत्थरों को कौन याद रखेगा? कभी कभी सच मायने नहीं रखता। रेल आगे कहता है, जो मायने रखता है वो है रिजल्ट। धत तेरी की, ये पत्थर तो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। पूरी सुबह में मैंने सिर्फ आधा बास्केट ही भरा है। पास खड़ा एक आदमी कहता है, आधा बास्केट भी 50 कॉइन्स का है। पूरे दिन खेती करके तुम कितना कमा लेते हो? सही बात है, काम जारी रखते हैं। रेल ये सब देखकर मन में सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में काम कर रहा है। ये आलसी लोग जो पैसों के लिए अपनी उंगली तक नहीं हिलाते थे, अब खुदाई करने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। रेल समझाता है, यही तो इंसानी फितरत है। किसी पर दबाव डालो तो वो पीछे हट जाता है, लेकिन उन्हें महसूस कराओ कि वो ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो वो किसी से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अब तो बच्चे भी यहां आ गए हैं, पूरा परिवार उमड़ पड़ा है। यहां तक कि 7 और 8 साल के बच्चे भी पत्थर उठा रहे हैं। रेल हुक्म देता है, खबर भेज दो कि 12 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा और हर घर की एक डेली लिमिट तय होगी। लिमिट से ज्यादा कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा। उसका साथी पूछता है, पर क्यों? रेल कहता है, और पर अभी भी काम करने की जरूरत है, लेकिन हम लोगों को थकाकर मार नहीं सकते। धीरे और लगातार काम होना चाहिए। उसका साथी सोचता है, आप भी कमाल हैं। जब आप बेरहम होते हैं तो पूरी तरह बेरहम होते हैं, और जब नरम दिल होते हैं तो वाकई बहुत नरम हो जाते हैं। रेल जवाब देता है, ये नरम दिल होना नहीं है, ये तो आग को जलाए रखने का तरीका है ताकि लकड़ी हमेशा मिलती रहे। इधर रेल के आदमी हिसाब लगाने में जुटे हैं। सर अभी भी नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इस रफ्तार से 1 महीने के भीतर हम सतह से हर एक स्टोन साफ कर देंगे। फिर हम गहराई में खुदाई करने के लिए एक टीम बनाएंगे।
जो कुछ भी जमीन के नीचे दबा है उसे भी बाहर निकाल लाएंगे। साथी पूछता है, इसमें कितना समय लगेगा? रेल जवाब देता है, 3 महीने, ठीक वसंत की बुआई के समय तक। एक बार जब वो फसलें लग जाएंगी तो श्वानजी माउंटेन मेरा होगा। साथ ही मुस्कुराकर पूछता है, क्या आप सिर्फ पहाड़ के बारे में ही सोचते रहते हैं सर? रेल कहता है, बिल्कुल, एक पहाड़ का मालिक होना ही मुझे वाकई सुकून देता है। अरे देखो, वो रेल है। तभी वहां रेल की मुलाकात दूसरों से होती है। एक आवाज आती है, हे, मैंने सुना है तुम काफी अच्छे हंटर हो, क्या मेरे साथ मुकाबला करना चाहोगे? रेल पूछता है, और तुम कौन हो? जवाब मिलता है, ये मेरी बहन नोरी है, बिंगजो पैलेस की प्रिंसेस। नोरी तेवर दिखाते हुए कहती है, रेडस्टोन काउंटी में तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में पिताजी को सब पता है। लोगों को हटाना, जमीन पर कब्जा करना। क्या होगा अगर इससे कोई बगावत भड़क गई? क्या तुम उसकी जवाबदेही ले पाओगे? रेल शांति से पूछता है। तो क्या बगावत भड़की? नोरी कहती है, अभी नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं भड़केगी। नोरी का भाई चेतावनी देता है, तुम एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हो। मेरी सलाह यही है कि नूरी को खुश रखो। वो पिताजी की सबसे लाडली बेटी है। उसे नाराज किया तो वो पहाड़ जिस पर तुम्हारी नजर है पल भर में गायब हो जाएगा। रेल कहता है, हमारे पास एक साइंड एग्रीमेंट है, सफेद कागज पर काली स्याही से लिखा हुआ। वो हंसकर जवाब देता है, ये बिंगजू है और मेरे पिता बिंगजू के किंग हैं। उस दस्तावेज को बेकार करने के लिए उन्हें बस एक शब्द कहने की जरूरत है। रेल पूछता है, क्या ये एक धमकी है? ठीक है, चलो फिर शिकार ही करते हैं। अचानक रेल को कुछ महसूस होता है। कुछ अजीब लग रहा है यहाँ। जंगल बहुत घना है, लेकिन एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि कीड़ों की आवाज भी नहीं आ रही। तभी नोरी चिल्लाती है, रेल, वहां एक स्नेक है। नोरी, उसे मार दो, अभी मारो उसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी डरावनी चीज को जिंदा नहीं रहने दे सकती। रेल उसे रोकता है, वो हाइबरनेशन में है, वो हिल नहीं सकता, बस चुपचाप यहां से हट जाओ। क्या तुम्हें वाकई इतना डरने की जरूरत है? मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मैं सच में हिल नहीं पा रही हूं। तो फिर चलो। क्या तुम सांप के जागने का इंतजार कर रही हो? नोरी कहती है, मेरे पैर अभी भी कांप रहे हैं, मैं वाकई नहीं चल सकती। रेल झुकते हुए कहता है, ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूं। नूरी राहत की सांस लेती है। मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हारा ये एहसान चुकाऊंगी, बस ध्यान से चलना, मुझे गिरा मत देना। तभी नूरी का भाई उन्हें देख लेता है और चिल्लाता है, तुम नूरी को उठाकर क्या कर रहे हो? उसे इसी वक्त नीचे उतारो। मर्द और औरत को एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए। नूरी कहती है, चुप रहो, मेरा टखना मुड़ गया है, मैं चल नहीं सकती। उसका भाई रेल को धमकी देता है, मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूं, मेरी बहन के बारे में कोई गलत ख्याल मत लाना, पिताजी उसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और ना ही मैं, याद रखना ये बात। रेल मन में सोचता है, क्या मैं वाकई वैसा इंसान हूं? वो अभी भी सिर्फ एक बच्चा है। दूसरी तरफ रेल को देखते ही सिस्टम एक्टिवेट होता है। किसी को सिर्फ देखकर आप उसे पूरी तरह नहीं जान सकते। लोग वही करते हैं जो वो देखते हैं। रुको, ये तो वही है। रेल के सामने एक नोटिफिकेशन आता है। उसे अपने साथ लेने से बेसिक हॉर्समैनशिप स्किल, बेसिक हिप्नोसिस स्किल और बेसिक गैम्बलिंग स्किल अनलॉक हो जाते हैं। नोरी पूछती है, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें अजीब सी क्यों हो गई हैं? रेल संभलते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि आज मौसम बहुत अच्छा है। नोरी कहती है, जानकर अच्छा लगा। कुछ समय बाद एक संदेश आता है, पिताजी ने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा है, आज से श्वानजी माउंटेन तुम्हारा है, बिना किसी सरकारी दखल के, हमेशा के लिए तुम्हारा मालिकाना हक। रेल भावुक होकर सोचता है, पिछली जिंदगी भटकते हुए बीत गई, जहां अपना कहने के लिए कोई घर नहीं था, और इस जिंदगी में आखिरकार मेरे पास अपनी एक जगह है, श्वानजी माउंटेन, आखिरकार मेरा हुआ। रेल कामगारों को निर्देश देता है, उस नींव को और मजबूती से भरो। रेल आगे कहता है, लंच के लिए बड़ा सामुदायिक बर्तन चढ़ाओ, उसे मांस से भर दो और नूडल्स में कोई कंजूसी मत करना। ये घर बनाना एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, हमें सबकी मदद की जरूरत होगी, इसलिए काम शुरू करने से पहले हमें उन्हें अच्छे से खिलाना होगा। रेल का एक साथी कहता है,
सर, आपका दिल बहुत बड़ा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे एक बार सिखाया था, अगर आप लोगों को काबू में रखना चाहते हैं तो ड्रिप फीड तरीका इस्तेमाल करें। रेल पूछता है, इसका क्या मतलब है? साथी समझाता है, सुबह 3-2 और रात को 4, कभी इसका उल्टा मत करना। ये एक पुरानी कहानी से है। इसका मतलब है कि इनाम हमेशा धीरे धीरे और लगातार बढ़ा कर देना चाहिए, ताकि लोगों को हमेशा आपके प्रति एहसानमंद महसूस हो। उन्हें लगे कि जिंदगी बेहतर होती जा रही है, वरना नाराजगी बहुत जल्दी पैदा होती है। रेल मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, ये तो लोगों को इस्तेमाल करने का प्रोफेशनल तरीका है। ठीक है, रेल कहता है, मैं ये तुम पर छोड़ता हूं। खाने के इंतजाम का पूरा अधिकार तुम्हारा है। साथी कहता है, समझ गया सर। तभी कोई और आता है, क्या मैं आपसे कुछ पहुंचाने की जहमत उठा सकता हूं? बेल परिवार की बेटी तुम जैसे जंगल के गवार और अनपढ़ आदमी से शादी कैसे कर सकती है? रेल जवाब देता है, किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए और समंदर को प्याले से नहीं नापा जा सकता। रेल आगे कहता है, एल्डर फंग, आपकी छत में बहुत सारे छेद हैं, अपनी जबान पर लगाम दीजिए, कहीं आपको ठंड ना लग जाए। सिल्का ने मुझे ये पहुंचाने के लिए कहा था, पैकेज डिलीवर हो गया, अब मैं चलता हूं। एल्डर फंग उसे रोकते हैं, रुको। ऐसा लगता है कि वो वाकई तुम्हारी परवाह करती है। क्या तुम्हें पता है कि उसके पिता कभी मेरे छात्र थे? जिसका मतलब है कि रिश्ते में तुम्हें मुझे ग्रैंड मेंटोर कहना चाहिए। रेल चौंकता है, ग्रैंड मेंटोर? एल्डर फेंग कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? भले ही मैं एक मामूली घर में रहता हूं, लेकिन मेरी पहुंच बड़े अधिकारियों से लेकर रईसों तक है। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल सकता हूं। रेल तंज कसते हुए कहता है, अगर आप उतने ही काबिल हैं जितना दावा कर रहे हैं तो पहले इस जगह को ठीक करने से शुरुआत कीजिए। सिल्का ने मुझे यहां इसलिए भेजा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आपकी जिंदगी थोड़ी कम मुश्किल होगी, इसलिए नहीं कि आप यहां बैठकर अपने कनेक्शंस की शेखी बघारें। एल्डर फंग जोर से हंसते हैं। जो कोई भी उस दरवाजे से अंदर आता है वो मेरी चापलूसी करने का मौका नहीं छोड़ता, और तुम अकेले हो जिसने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की। अच्छा है, तुम में कुछ तो बात है। एल्डर फंग कहते हैं, यहां आओ, मेरे लिए कुछ लिखो। रेल पूछता है, क्या लिखूं? जवाब मिलता है, जो भी तुम्हारे मन में आए, मुझे देखने दो कि तुम्हारी काबिलियत क्या है। रेल लिखना शुरू करता है, पहाड़ का ऊंचा होना जरूरी नहीं, अगर वहां कोई रूह बसती हो तो वो नाम कमा लेता है। पानी का गहरा होना जरूरी नहीं, अगर वहां से एक ड्रैगन उदय हो तो वो जिंदा हो उठता है। ये भले ही एक मामूली घर है, लेकिन मेरा गुण इसे गरिमा से भर देता है। एल्डर फेंग उन पंक्तियों को दोहराते हैं, पहाड़ का ऊंचा होना जरूरी नहीं, अगर कोई रूह उसे नाम दे दे। पानी का गहरा होना जरूरी नहीं, अगर एक ड्रैगन उन्हें जगा दे। ये भले ही एक मामूली घर है, लेकिन मेरा गुण इसे गरिमा से भर देता है। शानदार, क्या बात कही है, मेरा गुण इसे गरिमा से भर देता है। इसके आगे क्या है? रेल कहता है, बस इतना ही है। एल्डर फेंग हैरान होकर पूछते हैं, ये ऐसे ही कैसे खत्म हो सकता है? रेल कहता है, ये बस खत्म हो गया। एल्डर फीन चिल्लाते हैं, ऐसी रचना जो कालजयी और भव्य है, वो बीच में कैसे रुक सकती है? रेल कहता है, आपने खुद कहा था जो मन में आए वो लिखो, और मेरा मन यहीं रुक गया, बाकी अभी तैयार नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। एल्डर फेन, कृपया इसका इस्तेमाल अपने लिए कुछ अच्छा खाने के लिए करें। मुझे घर पर कुछ काम है, अब मुझे चलना चाहिए, विदा। एल्डर फंग पीछे से चिल्लाते हैं, तुम कहीं नहीं जा रहे जब तक कि ये कविता पूरी नहीं हो जाती। सुन रहे हो ना? ऐसी अधूरी कहानी छोड़ना गुनाह है। तुम लापरवाह लड़के, फौरन बग्गी तैयार करो। मैं खुद श्वांगशुई विलेज जा रहा हूं और उसका दरवाजा रोक कर बैठूंगा। इसी बीच गांव में, दादाजी, आज एल्डर जोंग आपसे मिलने आ रहे हैं, क्या आप भूल गए? एल्डर फेन कहते हैं, एल्डर जोंग से कहो कि कल आएं। तभी आवाज आती है, फेन पुराने दोस्त, मैं आ गया हूं और सबसे बेहतरीन शराब लाया हूं। हम तब तक पिएंगे जब तक कि खड़े न रह सकें। फेन, तुम्हारे लिखावट हमेशा की तरह वैसी ही है। रुको, ये लिखावट तो कमाल है, वाकई शानदार, लेकिन बाकी कहाँ है? इसका बाकी हिस्सा कहाँ है? ऐसी असाधारण रचना महज आधे हिस्से के साथ खत्म नहीं हो सकती। एल्डर फेन कहते हैं, आगे कुछ नहीं है। लेखक कहता है कि वो अभी तैयार नहीं है। एल्डर जोंग चिल्लाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आगे कुछ नहीं है? ये किसने लिखा है? आखिर कौन है ये इंसान?
उधर श्वांगशुई विलेज में एक आदमी आता है। आप जरूर रेल होंगे सर। प्रिंसेस नूरी के हुक्म से इन क्राफ्ट्समैन को आपका घर बनाने में मदद करने के लिए भेजा गया है। आपकी संतुष्टि के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। रेल कहता है, लेकिन मेरे पास इन सब के लिए इतनी जगह नहीं है। वो जवाब देता है, फिक्र ना करें सर, हमें काफी अनुभव है। हमारे लिए अस्थायी ठिकाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? वो आदमी धीरे से कहता है, रेल, राइकर का तुम्हारे लिए एक पैगाम है। राइकर चाहता है कि तुम प्रिंसेस नोरी से कुछ दूरी बनाए रखो। हैसियत का फासला बहुत बड़ा है और वो नहीं चाहते कि कोई फालतू बातें हों। रेल कहता है, ये मेरे बस में नहीं है। मैं कभी पैलेस नहीं गया और ना ही जल्दी जाने की उम्मीद है। जब तक नूरी मुझे ढूंढते हुए नहीं आती, मैं अपने काम से काम रखकर खुश हूं। वो आदमी आगे कहता है, राइकर ये भी कहते हैं कि भले ही तुम और यंग लॉर्ड करीब हो, लेकिन पैलेस के मामले तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। अगर यंग लॉर्ड कभी मदद के लिए तुम्हारे पास आएं, तो राइकर चाहते हैं कि कदम उठाने से पहले तुम एक बार पैलेस से सलाह जरूर ले लो। अपने दम पर फैसले मत लेना। रेल कहता है, मैं राइकर की फिक्र की कदर करता हूं और चेतावनी के लिए शुक्रिया। अचानक बाहर शोर मचता है। ओ लड़के, अभी बाहर निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अधूरा छोड़ने की? अब अपना चेहरा दिखाओ। अगर मुझे आज जवाब नहीं मिला तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर जान दे दूंगा। रेल घबराकर कहता है, ये कोई दोस्ताना मुलाकात नहीं लग रही। मैं जेड के यहां छुपने जा रहा हूं। उन्हें मेरे लिए रोक कर रखो। साथी पूछता है, किससे छुप रहे हो? तुम्हारे दरवाजे पर खड़े ये दो बुजुर्ग सम्मानित मेहमान हैं। तुम्हें सामने आकर इस घर के मर्द की तरह बर्ताव करना चाहिए। कैसा बड़ा आदमी है जो दो बूढ़ों से छुप रहा है? एल्डर फेन चिल्लाते हैं, रेल, वो ओड टू माय हम्बल होम कहाँ है? उसका बाकी हिस्सा अभी लिखो। मैं बेसब्री से जल रहा हूं। रेल बाहर आकर कहता है, आदरणीय बुजुर्गों, महान रचना के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। वो तभी आती है जब उसका समय हो। मैं आजकल कंस्ट्रक्शन में बहुत व्यस्त हूं और मेरी प्रेरणा पूरी तरह सूख गई है। मैं वाकई इसे अभी नहीं लिख सकता। एल्डर फेन कहते हैं, तुम इसे अभी पूरा करोगे, वरना मैं यहां से नहीं जा रहा। मैं यहीं बैठूंगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। एल्डर जोंग भी साथ देते हैं। बिल्कुल, मैं भी नहीं जा रहा। मैं भी यहीं इंतजार करूंगा। अगर कविता नहीं मिली तो मैं एक निवाला तक नहीं खाऊंगा। रेल की पत्नी सिल्का कहती है, एल्डर फेन, जमीन ठंडी है आपकी उम्र में। कृपया वहां बैठकर ठंड मत लगवा लीजिए। एल्डर फेन कहते हैं, जमीन ठंडी हो सकती है, लेकिन उतनी नहीं जितना मेरा दिल इस वक्त ठंडा पड़ गया है। आखिरकार मुझे एक सच्चा जीनियस मिला और उसने मुझे अधर में छोड़ दिया। पास खड़ा आदमी मन में सोचता है, ये एल्डर फेन है, महान फैंग ज़्वान लिंग के वंशज। एक ऐसा आदमी जिसे सम्राट भी सम्मान देते हैं और वो यहां जमीन पर लौट रहे हैं। इनका दिमाग जरूर फिर गया है। एल्डर फेन कहते हैं, तुम गांव के मुखिया नहीं हो, लेकिन बाई परिवार और मेरा पुराना रिश्ता है। सिल्का मेरी पोती जैसी है। तुमने उससे शादी की है, जो मुझे तुम्हारा बड़ा बनाता है। बड़ों का अपने छोटों को सुधारना बिल्कुल स्वाभाविक है, और तुम एक बड़े के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। क्या एक चरित्रवान व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होता है? रेल कहता है, मैंने कभी खुद को चरित्रवान व्यक्ति नहीं माना। मैं तो बस पहाड़ों का एक गवार आदमी हूं। एल्डर फेन चौंकते हैं। ओह, क्या ये एक धमकी है? सिल्का बीच बचाव करती है। एल्डर फेन, एल्डर जैंग, मेरे पति के मन में बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन उनका स्वभाव जल्दबाजी वाला नहीं है। राजनीति की दुनिया में जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, और शोहरत का बोझ वो आखिरी चीज है जो वो चाहेंगे। हम बस प्रकृति के बीच आजादी से रहना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं जो हमें पसंद है। कृपया उनके लिए चीजें मुश्किल ना बनाएं, ठीक है? दुनिया में अनगिनत लोग हैं जो मेरा ध्यान खींचने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, और तुम्हारे पति को इसकी कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, प्रकृति में जीवन बिताना इस तूफान में फंसने से तो बेहतर ही है, लेकिन ओड टू माई हम्बल होम पूरा होना चाहिए। मैं 76 साल का हूं। मैं बस मरने से पहले उस पूरी रचना को देखना चाहता हूं। क्या ये बहुत बड़ी मांग है? रेल नरम पड़ते हुए कहता है, नहीं, ये ज्यादा नहीं है। मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप दोनों को घर जाना होगा। मैं आपको अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर डेरा नहीं डालने दे सकता। एल्डर फेन कहते हैं, मंजूर है। एक सौदा रहा, मैं 7 दिन में मैन्यूस्क्रिप्ट लेने वापस आऊंगा। एल्डर झोंग कहते हैं, मैं भी 7 दिन में वापस आऊंगा। जाओ जाओ और अपना वादा मत तोड़ना। दूसरी तरफ बिंगझू पैलेस में, पिताजी,
आप आखिरकार वापस आ गए। डैड, आप सच में वापस आ गए। किंग पूछते हैं, क्या बात है, कहो, मैं सुन रहा हूं। नोरी कहती है, पहले वादा कीजिए, फिर मैं बताऊंगी, वरना मैं कुछ नहीं कहूंगी। किंग कहते हैं, उस मुसीबत रेल को ढूंढने जाने के अलावा मैं कुछ भी वादा कर सकता हूं। नौरी कहती है, मैं कुछ पागलपन नहीं सोच रही हूं, वो बहुत तेज है। अगर पिताजी उसे अपने साथ मिला लें तो आपके पास बात करने लायक कोई काबिल इंसान होगा, एक असली एडवाइजर। क्या ये सही नहीं है? आपके आसपास मौजूद चापलूसों की भीड़ से कहीं बेहतर। किंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम भी तलवार जैसी तेज हो, है ना? तुम्हारी जबान से निकला हर शब्द घुमा फिराकर वहीं आता है। मेरे पास चतुर लोगों की कमी नहीं है। जब तक वो मेरे खिलाफ काम नहीं करता, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन इतना चतुर आदमी खतरनाक होता है। औरतों से घिरा हुआ है, फिर भी कोई औलाद नहीं, कम ही रिश्ते हैं, एक बेफिक्र दिल। ऐसे आदमी को असली ताकत नहीं दी जा सकती। अगर वो कभी हाथ से निकल गया तो वो तबाही बन जाएगा। नोरी कहती है, पिताजी, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। मैं बस चाहती हूं कि वो मुझे शिकार करना सिखाए। उसने एक विशाल काले भालू, एक बाघ के बच्चे और 2 भेड़ियों को पालतू बनाया है, और उनमें से हर कोई उसकी बात सुनता है। किंग कहते हैं, तुम एक प्रिंसेस हो। तुम अपना दिन जंगली जानवरों के बीच कैसे बिता सकती हो? नोरी कहती है, पिताजी, वो वाकई दिलचस्प है। और क्या आप हमेशा से नहीं चाहते थे कि मैं कला सीखूं? उस क्षेत्र में भी उसका हुनर लाजवाब है। अगर आपको यकीन नहीं है तो स्टुअर्ट वॉन्ग से पूछ लीजिए। वो अभी श्वांगशुई विलेज से वापस आए हैं और उन्होंने सब कुछ देखा है। किंग बुलाते हैं, स्टीवर्ट वॉन्ग, मेरे पास आओ। स्टीवर्ट वॉन्ग आते हैं, मेरे मालिक, आपने मुझे बुलाया? किंग पूछते हैं, सुना है रेल नाम के उस लड़के में कला का हुनर है। तुम लोगों को पहचानने में पुराने खिलाड़ी हो। उस लड़के को तुम्हें बेवकूफ मत बनाने देना। स्टीवर्ट वांग झुककर कहते हैं, मेरे मालिक, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो वाकई सभी कलाओं में माहिर है या नहीं, लेकिन कविता के लिए उसका हुनर ऐसा है जैसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। किंग हंसते हैं, पहाड़ों का एक शिकारी और कविता का महारथी, ये सुनने में किसी लोकगीत जैसा लगता है। स्टुअर्ट वैंग कहते हैं, मेरे मालिक, आप गलतफहमी में हैं। रेल धूल के बादलों से घिरे लाइमस्टोन के कारखाने के सामने खड़ा था और उसने बिना एक पल सोचे ये पंक्तियां कहीं। गहरे पहाड़ से हथौड़े और छेनी से तराशा गया, भड़कती आग के बीच भी वो बिना पलक झपकाए खड़ा रहता है। इस शरीर को धूल और राख में मिला दो, फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो है पीछे एक पाक नाम छोड़ जाना। किंग दंग रह जाते हैं। जो मायने रखता है वो है पीछे एक पाक नाम छोड़ जाना। कमाल है, वाकई शानदार पंक्तियां हैं। रूह की ऐसी गहराई, ऐसी निडर महत्वाकांक्षा आम आदमी में से कौन ऐसा लिख सकता है? बिना डरे मौत का सामना करना और सिर्फ ईमानदार और सच्चा याद किए जाने की चाह रखना, मुझे उससे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। मैंने उस आदमी को कम आंका, वो वाकई नायाब है। नोरी खुश होकर कहती है, पिताजी को आखिरकार समझ आ गया। किंग ठंडी सांस लेते हुए सोचते हैं, और फिर भी कितने दुख की बात है, ऐसी रूह और वो किसी की सेवा करने से इनकार करता है। अगर वो मेरी सेवा नहीं करेगा तो वो मेरे सिर पर लटकी एक तलवार की तरह है, और जब तक ये बदल नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। आज का मिशन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो के लिए टारगेट सेट किया गया है पूरे 10,000 लाइक्स का। अगर ये स्टोरी वाकई आपको रोमांचित कर रही है और हर एपिसोड के साथ आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक कर दीजिए और इस टारगेट को हासिल करके दिखाइए। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत को बढ़ाता है और साबित करता है कि आप इस जर्नी के असली सपोर्टर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर एक भी एपिसोड मिस हुआ तो पूरी कहानी का गेम ही बदल जाएगा। अब बारी है आज के स्पेशल मिशन की। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार हाइप कर सकता है। आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स मौजूद हैं, तो बिना देर किए इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करें और इन्हें फुल कर दें, क्योंकि यही चीज तय करेगी कि अगला एपिसोड किस बड़े लेवल पर आने वाला है। हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत छिपी है। कहानी को इस मुकाम तक लाने में पूरी एनर्जी और वक्त झोंक दिया जाता है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में बना रहा तो ये सीरीज और भी ज्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स कमजोर पड़ा तो मुमकिन है कि आगे के एपिसोड्स सिर्फ मेंबर्स तक ही महदूद रह जाएं।
इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए 10,000 लाइक्स कंप्लीट करें, अपने 3x3 हाई पॉइंट्स को फिनिश करें और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें मिशन कंप्लीट। याद रहे, ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।